सो गुड डे टू ऑल गाइस विंडोज़ 10, 8 या 7 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप एडवांस लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ 10 को कैसे आज के समय पे कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है। एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर अगर हम कहीं पे हायर होते हैं तो क्या-क्या हमें विंडोज़ 10 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स होती है उसको देखना होता है, कहाँ से आप उन सारी सेटिंग्स को मैनेज करोगे या किस तरीके के टास्क हमें ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर करने होते हैं। इवन देन आप अगर बेसिक यूज़ जानते हो अपने विंडोज़ 10 पर, 8 पर या 7 पर, तो ये वीडियो आपको देखने के बाद एडवांस लेवल की नॉलेज हो जाएगी। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताएँ। एंड गाइस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सबसे पहली बात सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो, तो यहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन पे प्रेस करके और ऑल सेटिंग को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आने वाले हर वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी आप हमारे चैनल पर बहुत सारे अपडेट पा सकते हैं जैसे फुल कोर्स 1 वीडियो में, है ना? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ से रिलेटेड डिटेल, है ना? कुछ फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग का, एमसीएसए का, सीसीएनए का, सर्वर का, रेड हैट का, प्रोग्रामिंग का, गिट का, एचटीएमएल का, एडवांस एचटीएमएल का, पाइथन का, सीसीएनए का, सब कुछ पावरशेल का, एवरीथिंग आप यहाँ से सीख सकते हो। तो यहाँ पे विंडोज़ 10 का ऑलरेडी मैंने 50-60 वीडियो अलग से पार्ट वाइज़ अपडेट किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर आप एडवांस लेवल पे 1 वीडियो का जो डिमांड आया हुआ था उस पे मैं इस पे बना दूँ। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग क्या-क्या कवर करने वाले हैं, कंप्लीट ढेर सारा टॉपिक मैंने मेंशन किया हुआ है। अभी इतना ही नहीं, टॉपिक के अंदर और भी बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी चीज़ों को। एंड गाइस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। जिनको भी इस वीडियोज़ की नीड है अपने ग्रुप में डाल दो, वो ज़रूर देख लेंगे। और आपका जो लाइक, सपोर्ट, शेयर मिलता है ना, उससे हमें मोटिवेशन होता है और आगे की वीडियोज़ पे हम और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज हम लोग कवर करेंगे, देखो कोई भी पीपीटी मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं दे रहा या जो कुछ भी है, और कुछ कमांड लिस्ट और कुछ जो भी विंडोज़ की सेटिंग होएगी डेफ़िनेटली हम उसको आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल में इधर 1 वीक के अंदर या संडे तक बहुत सारे नोट्स आप लोगों को अपलोडेड मिल जाएँगे, तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो। अभी वहाँ पे 600 प्लस लोगों ने जॉइन कर लिया, सो डेफ़िनेटली आप भी जॉइन कर लो। और वहाँ पे बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं और आने वाले 1 वीक के अंदर बहुत सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएँगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन विंडोज़ 10 के बारे में, कैसे डाउनलोड करना है, जेन्युइन तरीका मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी से आपको यूज़ कैसे करना है, कैसे जेन्युइन वे से आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ यूज़ कर सकते हो और ये सारी चीज़ें। वीएमवेयर पे कैसे इसको यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ 10 यूज़र इंटरफेस कस्टमाइज़ेशन के बारे में, इंस्टॉल अनइंस्टॉल प्रोग्राम के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट से कैसे आप प्रोग्राम्स को डाउनलोड करोगे। आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स उतनी सिक्योर नहीं होती हैं। तो सिक्योर नहीं होने की वजह से अगर आपका अपना जो कंप्यूटर है पेनिट्रेट हो जाता है, आपके कंप्यूटर पे वायरस इंस्टॉल हो जाता है, तो हम जो भी काम करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन हैकर तक पहुँच जाती है। तो ये सब बातों का आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अगर हो गया तो हमारे कंप्यूटर पे जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक लॉगिन से रिलेटेड, चाहे वो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन से रिलेटेड, चाहे हम ट्रांज़ैक्शन के लिए बैंकिंग वगैरह का यूज़ करते हों, उसकी साइट पे लॉगिन करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन पेनिट्रेट हो जाएगी। तो आज हम विंडोज़ की कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ ये हर चीज़ को यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो मशीन की डिटेल कैसे निकालते हैं, वायरस कैसे यूज़ करा जाता है, मतलब सॉरी एंटीवायरस कैसे यूज़ किया जाता है, डिफेंडर का क्या यूज़ है विंडोज़ 10 पर, हाउ टू कस्टमाइज़ डेस्कटॉप आइकन, हाउ टू यूज़ कमांड लाइन। कमांड लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट 10, 20, 30 कमांड लाइन के बारे में आपको बता दूँगा, जिसमें आप एडवांस लेवल पे अपने विंडोज़ को मैनेज कर सकते हैं। पावरशेल का यूज़ बता दूँगा। लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंप्लीट आपको मिलने वाला है। एचडीडी डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अकाउंट वगैरह कैसे मैनेज होता है, जीपीयू पॉलिसी क्या होती है, विंडोज़ 10 अपडेट सेटिंग क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है ना? तो फास्ट विंडोज़ मशीन को कैसे करेंगे, नेटवर्क सेटिंग, डिस्कवरी पॉइंट, प्रिंटर, फाइल फ़ोल्डर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो ओवरऑल इनके अंदर जो सेटिंग्स और कंपोनेंट्स को मैं दिखाने वाला हूँ काफ़ी एडवांस लेवल पे रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 10। अगर विंडोज़ 10 की बात करी जाए तो विंडोज़ 10 एक एडवांस लेवल का अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जीयूआई लेवल पे प्रोवाइड हो रहा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूज़र और मशीन के बीच में इंटरेक्शन कराना,
एक इंटरफेस प्रोवाइड करना जिससे यूज़र काम कर पाए मशीन के ऊपर। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं। विंडोज़ 10 को डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाएँगे, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें आ जाना है google.com पे, और google.com में जब सर्च बॉक्स पे आ जाएगा तो यहाँ पे आप लिखोगे विंडोज़ 10, है ना? आपको आईएसओ फाइल ऐसे मतलब ऐड कर देना है और इंटर कर देना है। सबसे पहला लिंक आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पे 30 डेज़ सॉरी 90 और 180 डेज़ के लिए आपको ट्रायल पीरियड के लिए मिल जाता है, जिसका यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड टूल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से एक पैकेज आपका डाउनलोड होगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर जो आपका डाउनलोड होगा ये इंस्टॉल होगा। इस पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह आएगी। डाउनलोडिंग हम लोग कर लेते हैं, उसके अलावा हमें VMware एक चाहिए होगा अगर वर्चुअल मशीन पे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। फिजिकल मशीन पे भी इंस्टॉल करना कोई टफ नहीं है। अगर आप लोगों का डिटेल या कमेंट्स आता है तो मैं उसका भी एक डेडिकेटेड लाइव वीडियो बना दूंगा, बट VMware पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दे रहा हूँ कैसे यूज़ करना होता है। इतना के बाद आपको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से आपका सेटिंग पूछेगा, जैसे हमारे पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, पूछ रहा है अपग्रेड करना है। अगर हमारा लोअर वर्जन है तो हायर वर्जन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना है तो क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे आ जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछेगा जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल है एज इट इज चाहिए या आप यहाँ से कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो आप इसको हटा दो। विंडोज़ 10 इंग्लिश या लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो कुछ भी सेलेक्ट कर लो, और 64 या 32 बिट जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर लो, या दोनों आपको डाउनलोड करना है दोनों कर लो। इंस्टॉल कर मतलब इतना सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। अब आपको यूएसबी के लिए इंस्टॉलेशन फाइल चाहिए, आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आईएसओ फाइल के थ्रू आप बार बार बूटेबल बना के अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ को, या किसी भी अदर मशीन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो होती है वो थोड़ा सा मतलब कि उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट उसके भी थ्रू आप बूटेबल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट आईएसओ फाइल जो होती है एक फ्रेश फाइल होती है जिसका बार बार बूटेबल बनाया जा सकता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। ये पूछेगा कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, तो मैं मान लिया यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे विंडोज़ 10 लिख दिया। ओके, इतना करने के बाद सेव कर देना है, और सेव करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड यहाँ पे पूरा 100% हो जाने के बाद आपकी इमेज आपके सामने रेडी हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे पे इंस्टॉल है, इस वजह से मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि हमें अभी इंस्टॉल नहीं करना है, या हमें अभी डाउनलोड नहीं करना, ऑलरेडी हमारे पे डाउनलोडेड है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल कर देने के बाद मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बात होती है इंस्टॉलेशन के बारे में, इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले VMware वर्क स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और लिखते हैं VMware प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वर्क स्टेशन तो पैसे देना पड़ेगा आपको, बट प्लेयर में आपको पैसे नहीं देना होता है। तो प्लेयर में आने के बाद यहाँ पे 16 का प्लेयर आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको मतलब VMware प्लेयर पे इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पे डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको VMware ओपन करना है। VMware वर्क स्टेशन प्लेयर आपका इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके से कंसोल आएगा। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कस्टम और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा इंस्टॉलेशन डिस्क को ऐड करो, बट आप यहाँ से अगर नहीं करते हो आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, तो भी आपका आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ से विंडोज़ 10 को सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। विंडोज़ 10 मशीन का क्या नाम दिखाना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है,
और यहाँ से आप जिस लोकेशन पे इंस्टॉल करना चाहते हो डिफ़ॉल्ट जो है सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्चुअल मशीन नेम से ये इंस्टॉल कर लेगा। मैं वहीं पे रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये सेटिंग है यूईएफआई लेटेस्ट बूट टेक्नोलॉजी है। आपकी मशीन काफ़ी फास्ट और रिलायबल और सिक्योर होती है, इसी को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और यहाँ से एक प्रोसेसर और 2 वर्चुअल कोर प्रोसेसर यहाँ से हमें ऐड कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देना है, नेक्स्ट करना है। 2 जीबी रैम है, आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो बट 2 जीबी सफिशिएंट है विंडोज़ 10 को चलाने के लिए। नेक्स्ट करना है, नेट की सर्विस है इसको इनेबल कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। और यहाँ पे NVMe रिकमेंडेड डिस्क टाइप पूछ रहा है, तो हम बिल्कुल यही रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। न्यू वर्चुअल डिस्क क्रिएट होगी बिल्कुल, और यहाँ पे 60 जीबी स्पेस है तो मैं 20 जीबी का स्पेस दे देता हूँ। और स्टोर सारी फाइल को एक सिंगल फोल्डर के अंदर मुझे विंडोज़ 10 का इंस्टॉल कर देना है, जैसे सी ड्राइव के अंदर होता है। नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ से हमें फिनिश कर लेना है। फिनिश कर लेने के बाद हम यहाँ से ओपन कर लेंगे एडिट वर्चुअल मशीन यहाँ से। और एडिट करने के बाद आपको यहाँ से CD DVD में आ जाना है, और जहाँ भी आपने ISO फाइल डाउनलोड किया था उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद मैं प्रोग्राम्स के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे ये बाहर ही मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ओपन सेटिंग पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाना है और पावर ऑन कर लेना है। पावर ऑन करने के बाद आपको वेट करना है, और यहाँ से एंटर की या कोई भी की प्रेस कर देना है। आपकी मशीन बूट हो जाएगी। बूट हो जाने के बाद बड़ी ही आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं VMware पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, जो भी लैंग्वेज वगैरह है बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने दो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे आगे जो ऑप्शन पूछेगा उसको फॉलो। अब यहाँ से आपसे की वगैरह पूछेगा, तो आपको ज़रा सा भी अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो माइक्रोसॉफ्ट फिर भी आपको कुछ मंथ के लिए आपको ट्रायल के लिए देता है, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, इसको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर मतलब प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो भी आप एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे मैं विंडोज़ 10 प्रो एन करना चाहता हूँ, तो 10 प्रो एन मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर प्रो जाता हूँ सारे फीचर मिलते हैं, बस मीडिया प्लेयर नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे प्रो एन लेता हूँ जिसमें सबसे बेस्ट एडिशन हमें मिलता है। नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब अगर आपका 7 है पहले से पड़ा हुआ है, या पहले से कोई ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहो कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए कस्टम इंस्टॉलेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। 20 जीबी का हार्ड ड्राइव है, नेक्स्ट करना है, सॉरी न्यू। अगर मैं 10 जीबी का यहाँ पे पार्टीशन बनाना चाहूँ तो 10,000 MB अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 10 जीबी का पार्टीशन। तो 9.8 जीबी बन गया, कुछ रिजर्व हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे 10 जीबी फ्री है, आप चाहो तो इसका अलग पार्टीशन बना सकते हो। अगर आप चाहो सिंगल एक ही पार्टीशन बनाना तो आप सभी को डिलीट करो, न्यू पार्टीशन पे अप्लाई कर दो डायरेक्टली। ओके, आपका एक पार्टीशन बन जाएगा 19 जीबी का, बाकी 2 सिस्टम रिजर्व के लिए हो जाता है जिसमें बूट फाइल आपकी स्टोर होती है। ओके, रिजर्व फाइल आपकी स्टोर होती है। तो इसमें से हमें 19 जीबी वाला इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, और हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें डिस्क मैनेजमेंट या पार्टीशन स्टोरेज में जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको एडिशनल और भी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे उसके अंदर एक्सटेंड करना होता है पार्टीशन को, या कैसे उसको मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारा रेडी हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पे यूज़र अकाउंट पूछेगा, यूज़र अकाउंट को बना लेना है। सो गाइस यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं मशीन को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मुझे यूज़र नेम वगैरह जो भी पूछा तो मैंने यहाँ पे लर्नर और 1 2 3 वगैरह ऐसे जो भी आपको पासवर्ड अप्लाई करना होगा अप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे भी उसको बना दिया। अब यहाँ पे मशीन जैसे ही लॉगिन हो जाएगी तो हम लोग सबसे पहला लुक देखेंगे विंडोज़ को कैसे यूज़ करना है, उसके मेन सेटिंग्स को कैसे कस्टमाइज़ करना है, क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना चाहिए आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ योर विंडोज़, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे और यहाँ से कंट्रोल अल्ट और सेंड की प्रेस करोगे। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा।
तो आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके जब आप एंटर करोगे तो आपको जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत छोटी स्क्रीन दिख रही है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद हम इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अब ये फर्स्ट सेटिंग आपके सामने इस तरीके से आती है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अगर इसका रिजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं कि कुछ बड़े स्क्रीन पर दिखे, तो सबसे पहले आपको यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ से आप रिजोल्यूशन सेट करेंगे। जब भी आपकी विंडोज़ 10 मशीन सबसे पहली बार ऑन होती है तो वो थोड़ा-सा ओपन होने में या अपने सेटिंग्स वगैरह को वो करने में थोड़ा टाइम लगाता है। आपकी मशीन अगर बहुत फ़ास्ट नहीं है तो थोड़ा-सा वेट करना होगा। यही जब थोड़ा-सा आप यूज़ कर लोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एनहांस लेवल पे चलने लगती है। 90-20 1080 पिक्सल पे मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये हमारे मतलब स्क्रीन का मैक्सिमम साइज़ है। तो ओके कर लेता हूँ। अगर फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा मुझे और बड़ा चाहिए तो यहाँ से 125 ले लूँगा, थोड़ा-सा फ़ॉन्ट और विज़िबल और बड़ा दिखेगा। इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। इसको बाद यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इतना के बाद हमारा देखो यहाँ पे इंटरनेट भी अभी चल रहा है यहाँ से और हमारा सब कुछ यहाँ पे ओके हो गया। तो अब बात होती है कि अगर हम लोग इसके सेटिंग्स को देखना चाहें, जैसे सबसे पहले कि हमें थीम कहाँ से सेट करना है। सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए वॉलपेपर थीम के लिए पर्सनलाइज़ में आ जाना है। पर्सनलाइज़ में आने के बाद आप यहाँ से अपनी जो भी डिज़ायर्ड थीम है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। थीम पर आने के बाद विंडोज़ अगर एक्टिवेट नहीं है आपका तो आपको यहाँ से थीम मैन्युअली सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो कुछ है, अगर मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन लेना चाहूँ तो देखो क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रहा है अभी यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज़ बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर पीसी। थोड़ी देर आप इसको इंटरनेट कनेक्ट करके छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक कुछ समय के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अगर ट्रायल के लिए 3 मंथ या 6 मंथ का दिया हुआ है तो उतना आपको मिल जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपके पास की है तो यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हो। एक्टिवेट करने के बाद आपका की वगैरह पूछता है, यहाँ से एक्टिवेशन की वगैरह पूछता है, वहाँ से आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए मैं यहाँ से थीम वगैरह तो अभी सेट नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के लिए मैं यहाँ से क्लोज़ कर दिया। थीम की सेटिंग हो गई, रिज़ॉल्यूशन की सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप पर आइकन नहीं आ रहा है। तो क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा करते हो तो डेस्कटॉप आइकन वगैरह नहीं आता है, तो आपको आ जाना है थीम सेटिंग, जहाँ से आपने पर्सनलाइज़ में जाकर किया था। तो पर्सनलाइज़ में आने के बाद आपको थीम सेटिंग में आ जाना है। थीम सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखो डेस्कटॉप आइकन पे आ जाना है और यहाँ से आप कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन जो भी है सभी को टिक करके ओके कर लेना है। ओके जैसे ही आप कर लोगे, आप क्लोज़ करोगे, आपका यहाँ पे देखो ये सब आ गया। अब यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करके आप अपना माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हो और अपने डिस्क ड्राइव को यूज़ कर सकते हो, जो भी यहाँ पे आपने ड्राइव वगैरह लगी होगी। इसके बाद आपका जब 20 जीबी का डिस्क था, 8 जीबी अभी फ्री स्पेस है, इसके अलावा कोई भी और पार्टीशन नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग रही। ऑन होने के बाद हमें इसको चेक करना है। यहाँ से आने के बाद जैसे आप देखो तो सारे प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं, क्या-क्या है, कहाँ से है, कैसे है। और अगर कुछ भी आपको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आपको आईडी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। बट अगर आप अपने कंप्यूटर को अपने जीमेल आईडी या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉक करना चाहते हैं, है ना? तो डेफ़िनेटली आप अपनी आईडी बना लेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर। तो अब यहाँ पे आता है ईमेल के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो अगर इसको यूज़ नहीं है तो आप यहाँ से हटा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को भी यहाँ से हटा सकते हो। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो कि ये जो सर्च बॉक्स है ये थोड़ा छोटा दिखे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, सर्च बॉक्स में आ जाओ और हाइड पूरा करना है या शो स्मॉल करना है, स्मॉल कर दो, यहाँ इस तरीके का आ जाएगा। ये कॉर्टाना है। कॉर्टाना मतलब जो भी आप कमांड देते हो, हेलो कॉर्टाना या हाय कॉर्टाना, तो ये उस पे क्या करता है, आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है और उस पे काम करता है। जैसे इस पे क्लिक करने के बाद आप जो भी चीज़ें यहाँ पे सेटिंग करने के बाद जो भी चीज़ें बोलोगे उससे रिलेटेड ये टास्क करेगा।
ठीक है, जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा ओके गूगल बोलते हो इस तरीके से, तो साइन इन वगैरह करने के बाद ये चीज़ काम करेगी। तो फिलहाल ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है विंडोज़ 10 को प्रॉपर तरीके से एडवांस लेवल पे यूज़ करना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाते हैं अपने इस फाइल पर और यहाँ पे समझते हैं कि विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया। अब विंडोज़ 10 में क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। गाइस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ 7, 8, 10, एक्सपी ये सब होता है। अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को दूं कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया, एक सीओएस बताया और एक एनओएस बताया। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी को एसओएस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये एक्सपी है, 7 है, 8 है, 8.1 है, 10 है। ऐसे ही हमारा सर्वर है, सर्वर 2008 है, 12 है ना, 2012 है। नेटवेयर है ना। अबंतु का सर्वर है, 2016 है, 2019 है। तो ये सारे सर्वर लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सर्वर का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करने का, और क्लाइंट जो होता है ये एज अ सर्विस एक्सेप्ट करता है या वर्क ग्रुप में काम करता है। तो बोल सकते हैं ये वर्क ग्रुप कंप्यूटर होता है, यानी कि इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क ग्रुप में काम करते हैं। और ये जो होता है ये डोमेन एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस है। इसके अलावा विंडोज़ 10 यूज़र इंटरफेस कस्टमाइजेशन विंडो सेटिंग ये मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ और कस्टमाइजेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि विंडोज़ 10 के अंदर कंट्रोल पैनल कहाँ पे होता है, एडवांस लेवल का कंट्रोल पैनल कहाँ पे होता है, बाकी सारी सेटिंग्स के बारे में। तो चलो कंप्लीट सेटिंग समझने के लिए हम अपने VMware मशीन पर आ जाते हैं, जो कि ये है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल सेटिंग या तो कंट्रोल पैनल में आप आकर कर सकते हो, जैसे मैंने इसको ओपन किया। अब हमें यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिल जाएगा ओपन। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिस्टम एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड अपने टास्क को मैनेज कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करो, फायरवॉल को ऑन ऑफ कर सकते हो, डिफेंडर को ऑन ऑफ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन गाइस विंडोज़ 10 में एडवांस लेवल की भी सेटिंग है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। नेटवर्क सेटिंग, आईपी वगैरह दे सकते हो, हार्डवेयर साउंड वगैरह ऐड कर सकते हो, प्रोग्राम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ से यूज़ कर सकते हो, यूज़र अकाउंट बना सकते हो, और अपीयरेंस थीम वगैरह की सेटिंग कर सकते हो, और क्लॉक रीजन वाइज अपना सेट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एडवांस लेवल पे कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग है वो यहाँ से खुलती है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से ओपन होगा। एक्सपेंड कर लो इसको। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट या जो कुछ भी होगा आपको मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन क्लियर करना है तो यहाँ से कर दो। अभी यहाँ पे ब्लूटूथ लोकेशन जिसकी ज़रूरत नहीं उसको ऑफ कर सकते हो। देखो एडवांस लेवल की सेटिंग है, नाइट मोड ऑन कर दो तो आपका जो डिस्प्ले थोड़ा डिम हो जाएगा, और आपके आँखों को जैसे रात में यूज़ करने पे ज़्यादा हार्श लाइट नहीं मिलेगी तो आँख ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। टैबलेट मोड पे लेना चाहते हो टैबलेट मोड पे ले लो, और यहाँ से आप कर सकते हो ऑल सेटिंग पे क्लिक। ऑल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे विंडोज़ 10 में कुछ इस तरीके से। और देखो अभी वही चीज़ आपका है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से दिखा रहा है। जैसे सिस्टम की सेटिंग जिसके अंदर डिस्प्ले साउंड नोटिफिकेशन का काम कर सकते हो, डिवाइस में ब्लूटूथ प्रिंटर माउस ऐड कर सकते हो, फ़ोन वगैरह में अपने फ़ोन को लिंक कर सकते हो, नेटवर्क एंड इंटरनेट में VPN की सेटिंग, वाईफाई की सेटिंग या सेटिंग इंटरनेट कनेक्शन का ऑफ कर सकते हो, पर्सनलाइजेशन, बैकग्राउंड प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल, ये सब कुछ देखो यहाँ पे A to Z दिया हुआ है। ओके, तो काफ़ी आसानी से आप यहाँ से भी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। विंडोज़ 10 का अपडेट वगैरह चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हो, वन ड्राइव का यूज़ करना है तो यहीं से लॉगिन कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक एडवांस सेटिंग रही जो कि थोड़ी डिफरेंस थी, जो कि मुझे आप लोगों को दिखाना था। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज़ करना है। देखो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर तो कभी भी हमें नहीं सेलेक्ट करना है। जैसे अब धीरे धीरे मार्केट में इतना ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है, फ्रॉडस्टर्स इतने तरीके की स्ट्रेटजीज यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर आसानी से हैक हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी टूल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या जो कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर सकते हो, जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए उसका नाम ऐड करो और उसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लो। जैसे मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना है VLC,
तो मैं वीएलसी किसी थर्ड पार्टी पे ना जाकर मैं यहीं से ऑफिशियल जो साइट है यहीं से डाउनलोड कर लूँगा। वीएलसी ये दिया हुआ है और ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के लिए बस क्लिक कर देना है और थोड़ी देर वेट करो। ये कह रहा है कि इन फ्यू सेकेंड इट विल स्टार्ट टू डाउनलोड। ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड के लिए। तो ओके, देखो यहाँ पे 39 MB का है और ये इंस्टॉलेशन मतलब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। ये कंप्लीट भी हो जाएगा और आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को देखो तो उसकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्रैक करके सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके इस तरीके का सॉफ्टवेयर रखते हैं, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने से आपका कंप्यूटर स्लो होता है, आपके फाइल या आपके कंप्यूटर पे वायरस आ जाते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से उठा सकते हैं। जैसा कि हम आ जाते हैं अपने विंडोज़ 10 की मशीन पर और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे हम आ जाते हैं, जैसे ये है। और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर देखो, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे। जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए सब कुछ यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। तो देखो यहाँ से तमाम तरीके के फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो गेम वगैरह इतने एडवांस एडवांस लेवल के यहाँ पे गेम मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ओके, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है, सब कुछ देखो फ्री 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 यहाँ पे दे रहा है ना। तो एवरीथिंग इज़ फ्री हियर, सब कुछ यहाँ पे फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अपना यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। गेमिंग के लिए चाहिए एप्लीकेशन, इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए, डील्स के लिए चाहिए। अच्छा, गेमिंग में या इंटरटेनमेंट में अगर आप देखो यहाँ पे तो ये देखो कितना एडवांस लेवल का ये सब नेटफ्लिक्स वगैरह को देखने के लिए सारी चीज़ें दिया हुआ है। ओके, ऐसे ही गेमिंग के लिए आप आ जाते हो तो गेम एक से एक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देख रहे हो ना, ये सारे गेम्स आप लोगों को फ्री में यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। A to Z सारी चीज़ें फ्री हैं। तो ये चीज़ें आप किसी भी उसको डाउनलोड करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लॉगिन करो। जैसे मैं यहाँ पे कैंडी क्रश या चलो एक कोई भी ये कार रेस की कोई गेम है एसफॉल्ट करके, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए इस पे आपने क्लिक करना है, गेट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो भी सॉफ्टवेयर है स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ से देख सकते हो, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, इसका डेमो वगैरह चेक कर सकते हो। उसके बाद गेट पे क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन आपसे यहाँ पे पूछे, लॉगिन करने के लिए पूछेगा ये या नो थैंक्स कर दो, आपको ये लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप इंटरनेट को यूज़ करके यहाँ से इस गेम को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये देखो अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। फ़िलहाल मुझे ये इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे बस दिखाना था तो मैंने ये चीज़ आपको दिखा दिया। अब इतना हो जाने के बाद थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे क्यों हमें मूव करना है ना, थोड़े थोड़े क्रैक वर्जन के लिए या इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी मशीन को पेनिट्रेट करवा देते हैं। तो हमें कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। चलो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा अगला जो पैनल है वो क्या है। तो आगे हम लोग यहाँ पे हाउ टू चेक मशीन डिटेल, ओएस डिटेल, वॉट। तो अपने कंप्यूटर पे आप मशीन की डिटेल या कुछ भी चेक करना चाहते हो तो विंडो आर, यहाँ पे लिखोगे MS INFO MS Info 32, एंटर कर दोगे। तो आपके कंप्यूटर पे जैसे कोई पूछता है कि बताओ कितना रैम लगा हुआ है, कितना हार्ड डिस्क है, जो कुछ भी है, तो आप अपना ओएस, अपना प्रोसेसर डिटेल और आपका जो मॉडल नंबर है वो सब चेक कर सकते हो। इंस्टॉल्ड मेमोरी कितनी है, 2 GB का रैम इंस्टॉल है ये चेक कर सकते हो। अवेलेबल मेमोरी कितना है ये है। उसके अलावा हार्डवेयर रिसोर्सेस में आपका मेमोरी का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा या कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे हुए हैं। जैसे मल्टीमीडिया के लिए CD DVD रोम लगा है या नहीं लगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो D ड्राइव लगा हुआ है CD DVD रोम के लिए। साउंड डिवाइस लगी है कि नहीं, तो हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस लगा हुआ है। डिस्प्ले के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि 9020 1080 पिक्सल 1 हर्ट्स के रेशियो से ये काम करने वाला ये है। मॉडेम लगा है या नहीं, नेटवर्क लगा है या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, 20 GB का मैंने ऐड किया था, तो ये भी इसके बारे में भी कैलकुलेट करके इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहा है।
बट ये ज़रूर हमें अभी इन्फॉर्मेशन उठा कर देगा। तो ड्राइव में आ जाओ, डिस्क में आ जाओ, डिस्क में देखो 20 GB यहाँ पे दिया हुआ है, 19.99 GB का ये हमारे पास हार्ड डिस्क है। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर का चेक करना है, CMD को ओपन करो, WMIC एंटर करो, उसके बाद यहाँ पे CPU लिख के एंटर मार दो, तो आपको अपने CPU आर्किटेक्चर की डिटेल पूरा मिल जाएगा, क्या है कैसे है। बस यहाँ से टैब की प्रेस करते जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कंट्रोल C से आप बाहर आ सकते हो और यहाँ से एंटर कर दो, या विंडोज CMD एंटर मारो। इसके अलावा MSINFO 32 यहाँ से भी देखो वही चीज़ ओपन होके आ जाती है। ओके, और WMIC CPU एक साथ लिखने से ये काम करेगा या नहीं देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे WMIC CPU में भी ये चीज़ काम कर रही है, और यहाँ से भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कौन सा CPU है, कितना है। लेकिन यहाँ पे देखो वोल्टेज वगैरह का भी डिटेल मिल जाता है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मैनेज फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से आपको WMIC एंटर कर देना और फिर CPU आपको ऐड करना है। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद मतलब ये अपने सिस्टम की डिटेल निकालना था। इसके अलावा भी आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में आके चेक कर लेंगे, आपको अपने कंप्यूटर की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ये इंटेल कोर i3 है और ये डिवाइस आईडी है, वट एवर जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे ये दिखा रहा है। ओएस कौन सा है, विंडोज़ 10 प्रो एन है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे हमें मिल जाता है। अगर हमें अपने ओएस का वर्जन डेफिनेटली चेक करना है तो विनवर लिख के एंटर की प्रेस करेंगे, तो हमें हमारा जो प्रेजेंट टाइम में विंडोज़ का जो एडिशन है, वर्जन है, वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। कमांड लाइन का वर्जन कभी कभी पूछा जाता है, तो अगर विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हो तो कमांड लाइन का भी वर्जन 10 ही होएगा। तो CMD ओपन करके देखो वर्जन 10.0 समथिंग दिखा रहा है, तो आप ये याद रखना। अगर 7 पे यूज़ करेंगे तो 7 वर्जन होगा, 8 पे यूज़ करेंगे तो 8 वर्जन, ऐसे कुछ इनके वर्जन भी अपडेट होते हुए आए थे। तो कमांड लाइन वर्जन उतना ही होता है जितना हमारा विंडोज़ का वर्जन होता है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इतना हो जाने के बाद हमें अगली सेटिंग की तरफ अगर मूव करना है तो क्या करना है, हाउ टू यूज़ एंटीवायरस एंड डिफेंडर और ये सारी चीज़ें। देखो डिफेंडर एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारे विंडोज़ इन्वायरमेंट को सिक्योर करता है, हमारे विंडोज़ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे अगर आकर देखोगे तो ये डिफेंडर काम कर रहा है, इस पे डबल क्लिक कर दो और यहाँ से आपका डिफेंडर ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से ओपन करते हो देन गुड, नहीं तो आपको यहाँ पे आना होगा। ऑल सेटिंग में आने के बाद जैसे यहाँ से मैं ऑल सेटिंग में आ गया और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डिफेंडर या जो कुछ भी है यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी सेटिंग। तो यहाँ से भी आपको देखो विंडोज़ अपडेट, ट्रबल शूटिंग, विंडोज़ सिक्योरिटी। ओके, विंडोज़ सिक्योरिटी में आपको मिल जाएगा फायरवॉल का प्रोटेक्शन, वायरस एंड थ्रेट का प्रोटेक्शन, जिसमें आपको देखो डिफेंडर वगैरह की सेटिंग्स वगैरह मिल जा रही है ना, वायरस और ये सब। तो एटलीस्ट ये चीज़ आप यहाँ से भी कर पाओगे, जो कि मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है विंडोज़ डिफेंडर पे, ये डिफेंडर का ऑप्शन है, क्लिक कर देना है। अब देखो वही चीज़ यहाँ से भी है, वायरस एंड ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्विक स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे अगर कोई भी वायरस है तो उसको चेक कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। ये इनबिल्ट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, बहुत ज़्यादा इसका अपडेट भी आता है और बहुत अच्छा है कि ये हमें अपडेट कर करके हमारे वायरस वगैरह जो भी होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, उनको अवॉइड करता है, रिमूव करता है और हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करता है। इसको ज़रूर ऑन रखेंगे और अप टू डेट रखेंगे, कुछ भी अपडेट करो या ना करो, इसको ज़रूर आप अपडेट करोगे। इसके अलावा मैनेज सेटिंग में आकर आप इसका रियल टाइम प्रोटेक्शन, जैसे कि जो भी हमारा इस करेंट टाइम में रनिंग प्रोसेस है उस पे काम जो भी चल रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेटिंग है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको टर्न ऑफ ऑन कर सकते हो। तो डेफिनेटली हमें इसको हमेशा क्या रखना है, ऑन रखना है। ऑन रखने से हमारा कंप्यूटर सिक्योर रहेगा। क्लाउड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सिंपल सबमिशन, ये सब हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये सब कुछ चाहिए और सब कुछ आप लोगों को ओके रखना है। देखो यहाँ पे स्कैन हो रहा है, अभी तो बिल्कुल नया नया इंस्टॉल किया है तो स्कैन स्कैन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन एक ऐसा अटैक है ऑनलाइन, आपके कंप्यूटर का पूरा डेटा लॉक हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है।
जिसका कोई भी फाइल फोल्डर आप ओपन नहीं कर सकते। तो रैंसमवेयर अटैक को हमेशा यहाँ से क्या रखो, लाइव रखो, है ना। और कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस, जो भी आपका फोल्डर वगैरह है यहाँ पे ब्लॉक हिस्ट्री, प्रोटेक्टेड फोल्डर और ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ आप यहाँ से ऑन करके रखेंगे, जिससे आपका क्या होगा, कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ये इनबिल्ट सिक्योरिटी एल्गोरिदम को अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में दोबारा से आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा फायरवॉल वगैरह में देखो सब जगह पे ऑन है, ये आपको ऑन करके रखना है। अगर इसको आप ऑफ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी एक सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ डोमेन की सेटिंग, ऑन कर ऑफ करना, ऑफ कर दिया, यस कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी ऑफ नहीं करना है। ब्लॉक इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है इसको ज़रूर अलाउ कर दो। जैसे ये मैंने यस कर दिया, इंस्टॉल करके यस कर दिया, सॉरी सेलेक्ट करके यस कर दिया। तो अब जब भी हमारे कंप्यूटर पे इससे रिलेटेड एक्टिविटी होगी, कोई भी फ्रॉड या कोई भी मलेसियस प्रोग्राम डाउनलोड या कुछ भी ऐसा होएगा, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने की कोशिश होगा, तो ये ब्लॉक कर देगा कनेक्शन को, है ना। एक तरीके का प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो फायरवॉल के बारे में मैं पूरा का पूरा डेडिकेटेड आगे पॉइंट समझा दूंगा, ये बस थोड़ा सा सिक्योरिटी पार्ट को समझाना था। इसके अलावा आप थर्ड पार्टी बहुत सारे फ्री एंटीवायरस वगैरह हैं उनको यूज़ कर सकते हो। फ्री एंटीवायरस के लिए हम लोग गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्री एंटीवायरस, बट आप परचेज कर लो 200-300 रुपये में, इंटरनेट सिक्योरिटी मिल जाता है। क्योंकि इंटरनेट से आपका सिक्योरिटी इनेबल है तो डेफिनेटली लोकल हमारे कंप्यूटर पे वायरस तो पैदा नहीं होएगा। इंटरनेट से ही सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, जो कुछ भी होता है। तो इंटरनेट से हम जितना सेफ रहेंगे, जितना सिक्योर रहेंगे, उतना बेस्ट है हमारे लिए। ये हो गया। उसके अलावा हाउ टू चेक विंडोज़ ओएस डिटेल, ये सब मैंने बता ही दिया। एंटीवायरस हो गया। हाउ टू कस्टमाइज डेस्कटॉप आइकन को कस्टमाइज करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो डेस्कटॉप मैंने इस तरीके से कुछ बना के रखा हुआ है। इसको अगर हमें कस्टमाइज करना है तो हम आ जाते हैं विंडोज़ 10 की मशीन पर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रोल पैनल को कस्टमाइज करना है, या मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया, जैसे ये फोल्डर बनाया, इस फोल्डर का मैंने नाम लिख दिया न्यू न्यू एफ, ओके। अब इसको हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अब ये पूछेगा क्या है, तो हम यहाँ से आ जाएंगे, सॉरी यहाँ से कस्टमाइजेशन पे आ जाएंगे। कस्टमाइजेशन पे आने के बाद चूज फाइल, अगर कोई फाइल है तो उसको चूज करना है। आइकन सेलेक्ट करना है तो आइकन सेलेक्ट कर लो। आपके पास अगर कोई आइकन है तो उसको यहाँ से ब्राउज कर लो, नहीं है तो आप इसमें से दिए हुए आइकन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो आइकन दिखे वो ये पेड़ जैसा दिखे, तो डेफिनेटली आप इसको क्लिक करके ओके करोगे और यहाँ से देखो इस तरीके से हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक लुक आपका सिस्टम का बनता है, और किसी को भी आप मशीन दोगे तो वो भी सोचेगा कि ये चीज़ कैसे हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो और अपने सिस्टम को पूरी तरीके से जो भी आइकन्स वगैरह उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने के लिए बस इतना ही आपको करना होता है। फिर हमारे पास आ जाता है कमांड लाइन। कमांड लाइन थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्किल आपको दे देता है, जिसके थ्रू आप एक इम्प्रेशन एक इन्वायरमेंट में वो कर सकते हैं। तो कमांड लाइन को ओपन करने के लिए सिंपल CMD लिख के एंटर मार दो, कमांड आपका लोकल कमांड खुल जाएगा। इसके अलावा इसी कमांड को अगर आप यहाँ से लिखते हो कमांड, और जैसे यहाँ से COMM, ये, और इस पे राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर से रन एज कर लेते हो, तो आप अपने कमांड लाइन पर जो भी टास्क रन कराना चाहो रन करा सकते हो। फिर आपको बार बार ये परमिशन डिनाइड नहीं कहेगा। अब कमांड लाइन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कमांड्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे सबसे पहले कि अगर मान लिया इस समय प्रेजेंट टाइम हम है System 32 के अंदर, System 32 कहाँ पे है या इसके अंदर कितनी डायरेक्टरी है, DIR लिख के आप डायरेक्टरी की डिटेल चेक कर सकते हो। डायरेक्टरी मतलब होता है जो जो आपके फोल्डर्स बने हुए हैं वहाँ पे उनकी सारी डिटेल बताएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं क्योंकि मैं System 32 के अंदर हूँ। इसके अलावा अगर मुझे बैक आना है तो CD एंटर अगर मैं करता हूँ तो कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। CD स्पेस डॉट डॉट करके एंटर करता हूँ तो 1 स्टेप बैक आ जाऊंगा। CD डॉट डॉट एक साथ करता हूँ तो भी मैं 1 स्टेप बैक आ जाऊंगा, ओके। और दोबारा से उसी लोकेशन पे जाने के लिए CD, और जो भी आपका जैसे मान लिया सिस्टम था, सॉरी CD स्पेस
अब इसके आगे आपका क्या था, विंडोज़ था, तो आप यहाँ पे लिखो विंडोज़ और एंटर कर दो। अब विंडोज़ के अंदर आ गए, सीडी स्पेस सिस्टम 32 था, तो आप सिस्टम पे आ गए और यहाँ पे लिखा आपने सिस्टम 32 एंटर कर दिया, सिस्टम 32 के अंदर आ गए। अब सीडी स्पेस स्लैश लिख कर मैं एंटर करता हूँ तो डायरेक्टली मैं आ जाऊँगा अपने मेन डायरेक्टरी लोकेशन पर। तो ये 2-3 तरीका होता है आपको इस लोकेशन पर जंप करने के लिए। अब बात होती है कि अगर हम कमांड लाइन पे चेक करना चाहें कि करंट लोकेशन पर जहाँ पर हम हैं वहाँ पे कितने फ़ोल्डर बने हुए हैं, तो dir से चेक कर लेंगे, यहाँ पे इतने सारे फ़ोल्डर बने हुए हैं और ये सारी चीज़ें। इन फ़ोल्डर्स का साइज़ है तो टोटल 5 डायरेक्टरी यहाँ पे हैं, कोई भी फाइल नहीं है, ये सारी चीज़ें। ओके, dir स्पेस स्लैश add ऐसे अगर मैं लिख कर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर 11 डायरेक्टरीज दिखा रहा है, जो कि टोटल 11 डायरेक्टरीज यहाँ पे बनी हुई हैं। चलो CLS से क्लियर स्क्रीन करते हैं और ये पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। किसी दूसरी ड्राइव के अंदर जाना है तो ड्राइव का नेम और कॉलन लगा के एंटर मारोगे, आप ड्राइव के अंदर आ जाओगे, बट द डिवाइस इज़ नॉट रेडी। इस तरीके की कोई डिवाइस नहीं है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। कमांड लाइन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हम अपने कंप्यूटर पे फाइल फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं या जो कुछ भी है, जैसे आईपी चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे ipconfig, IPCONFIG, एंटर प्रेस करोगे, आईपी की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। पिंग कर सकते हो, पिंग स्पेस, जैसे इस समय गूगल के साथ कनेक्ट हो या नहीं, या कोई भी टारगेट कंप्यूटर के साथ, तो पिंग स्पेस google.com एंटर मारोगे, इसका रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिप्लाई इस तरीके से दे रहा है मतलब आप कनेक्टेड हो, आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है, TTL करके अगर आ रहा है तो। उसके अलावा मैं यहाँ पे CLS करके स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे डेस्कटॉप पर आना है तो CD स्पेस यूजर की एक डायरेक्टरी होती है और CD स्पेस, इस समय मैं लॉगिन जो हूँ वो लर्नर से लॉगिन हूँ, तो लर्नर पे आ गया। मैं कैसे एक ही बार में इतना टाइप कर दे रहा हूँ, तो मैं बस CD लिख रहा हूँ और DE लिख के जस्ट टैब दबा दे रहा हूँ। टैब दबाने से ऑटोमेटिक उस नेम से जो फ़ोल्डर होता है वो एक्सेस हो जाता है। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा mkdir स्पेस, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे dir लिख के एंटर कर दिया। अब देखो एक डायरेक्टरी यहाँ पे बन गई। अब मुझे इसको डिलीट करना है, rmdir स्पेस dir लिख के एंटर किया तो वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। लेकिन MD स्पेस dir लिख के एंटर करता हूँ तो भी डायरेक्टरी बन जाएगी, और RD स्पेस dir लिख के एंटर करता हूँ तो ये डिलीट भी हो जाएगी। तो MD, RD, mkdir, rmdir ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और ये सारी चीज़ें। अगर हमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे फाइल वगैरह है या जो कुछ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यहाँ पे फाइल फ़ोल्डर है उसको डिलीट करना है या जो कुछ भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे rmdir। मुझे नहीं पता यहाँ पे जो कुछ भी है उसका नाम क्या है या ढेर सारी चीज़ें हैं उनको डिलीट करना है, तो स्टार लगा के एंटर मार देंगे, है ना। सॉरी, rmdir वॉल्यूम लेवल सिंटैक्स इज इनकरेक्ट। ओके, तो rmdir उसके बाद स्टार और फॉर एग्ज़ाम्पल .txt एंटर, यहाँ पे न्यू एफ एंटर, एक्सेस इज डिनाइड, जैसे कुछ भी यहाँ पे फाइल फोल्डर जो कुछ भी rmdir से ही वो सारी चीज़ें डिलीट होंगी। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात होती है कि अगर हम अपने डिस्क के डिटेल को चेक करना चाहते हैं, CHK तो हमारा जो डिस्क है उसके अंदर ये एरर को चेक करके हमें बताएगा कि कोई हमारे चेक डिस्क, इस कमांड को बोलते हैं चेक डिस्क, और इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, तो ये यहाँ पे बता देगा कि क्या है क्या नहीं है, बग्स वगैरह से रिलेटेड या डिस्क पूरी क्लीन है, बैड सेक्टर है या नहीं है, उनकी डिटेल यहाँ पे आती है। तो चेकिंग हो रही है, देखते हैं अभी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है जिनका यूज़ हम लोग करते हैं विंडोज़ 10 में। अभी 62% हो चुका है, 72।
सो गाइस यहाँ पे लग रहा है ये टाइम लगाएगा। इसी तरीके से मतलब पूरा का पूरा काम होता है, आईपी वगैरह चेक करना, फाइल फोल्डर कॉपी वगैरह करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये कमांड जब तक चले, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल अगर बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी में, ठीक है। डॉट टी एक्स टी की एक फ़ाइल मैंने बना लिया, एक फ़ाइल टू डॉट टी एक्स टी में बना लेता हूँ। जैसे फाइल टू डॉट टी एक्स टी एंटर कर दिया, ये दोनों चीज़ बन गया। अब इन दोनों चीज़ों में आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी एक फ़ोल्डर भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। फ़ोल्डर भी मैं यहाँ पे dir करके बना लिया। अभी ये कितना दिखा रहा है, टाइम लगाएगा। चलो इसको इधर कर देते हैं, कमांड दूसरा खोल लेते हैं। कमांड और इसको ओपन किया। अब बताइए यहाँ पे मुझे लर्नर के अंदर मैं आ गया। अब मैं यहाँ से cd स्पेस डेस्कटॉप पे आना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों फाइल को कॉपी करके इस dir के अंदर रखना है। तो मैं लिखूँगा x कॉपी, कॉपी वगैरह भी करना बता देते हैं, x कॉपी। और मुझे किसको कॉपी करना है, फाइल टू को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे फाइल डॉट टी एक्स टी ये दो बार ऐसे करके आ गया। अगर देखो ये डॉट टी एक्स टी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका मतलब ये कह रहा है एक्सटेंशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये टी एक्स टी हटा देता हूँ, जैसे फाइल टू, ओके। और इधर भी आपको एक्सटेंशन नहीं दोगे तो भी ये फाइल है तो डॉट टी एक्स टी में ही बनेगा। इसको भी मैंने एंटर कर दिया। अब अगर यहाँ पे देखो फाइल लिखने के बाद, सॉरी, एक्स कॉपी लिखने के बाद फाइल, अब यहाँ पे डॉट टी एक्स टी एक बार आया। तो फाइल टू अगर मैं लिखता यहाँ पे FILE फाइल टू डॉट टी एक्स टी तो ये आ जाता। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जनरेट करना है इन्वर्टेड कामा, और इसके अंदर आपको लिख देना किसके अंदर रखना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल dir के अंदर, तो dir के अंदर देखो एक फाइल करके कॉपी हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर मान लिया कि मुझे रीनेम करना है फाइल को, या फाइल टू को किसी को रीनेम करना है, तो रेन स्पेस फाइल, सॉरी FILE फाइल को मुझे फाइल थ्री में रीनेम करना है। तो रेन स्पेस फाइल डॉट टी एक्स टी स्पेस किसके अंदर, फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी में इसको रीनेम करना है। अब देखो यहाँ पे ये फाइल थ्री हो गया, ओके। सिंटैक्स पूरा आपको जब फॉर्मेट मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। अब ये चीज़ हमारा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करते हैं एम वी मतलब मूव, फाइल टू, और फाइल टू डॉट टी एक्स टी को कहाँ पे मूव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे dir के अंदर मूव करना है, एंटर कर देंगे, ओके। अब ये क्या कह रहा है, MOVE मूव स्पेस फाइल टू टी एक्स टी कहाँ पे, dir के अंदर, एंटर। तो ये देखो फाइल मूव हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। MV मतलब ये लिनक्स की कमांड पे चलता है, और MOVE मूव कमांड आपका इसी पे चलता है। रीनेम करना है फाइल फोल्डर या डायरेक्टरी को भी, तो भी यहाँ से रीनेम कर सकते हो। एक बार में एक से ज़्यादा डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir dir2 है ना, dir3 dir ऐसे करके एंटर कर दो। देखो ये सब बना देगा ये, ओके। ये बना देगा। यहाँ पे देखो आपके सिस्टम पे नो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, आपका डिस्क बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमांड वगैरह आपको मिल गई। अब अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो मैं कंप्लीट कमांड पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद अब आप लोगों का आ जाता है नेक्स्ट कमांड लाइन के बाद पावर शेल का क्या यूज़ करना है। जितनी कमांड मैंने बताया उतनी कमांड आप पावर शेल पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पावर शेल थोड़ा एडवांस लेवल का हमें कंसोल प्रोवाइड करता है। मतलब अगर पावर शेल यूज़ करते हो तो आप स्क्रिप्टिंग वगैरह भी कर सकते हो पावर शेल के थ्रू, काफ़ी एडवांस लेवल पे आप कमांड को मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर सारी कमांड का सिंटैक्स ऑलरेडी स्टोर होता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पावर शेल ISC अगर हमारे पैनल पे है या नहीं मैं ज़रा चेक कर लूँ। पावर शेल ISC है, ये देखो। आपको अगर कमांड लाइन
नहीं भी पता है तो ISC का यूज़ करके, पार्शल ISE, इसके अंदर हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा कमांड एल्गोरिदम सेट रहता है। बस हमें क्या काम करना है उससे रिलेटेड बस पता होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे खुल रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। स्क्रिप्ट वगैरह जो कुछ भी यहाँ पे डायरेक्ट रन हो जाएगी, एंटर कर लेना है। अच्छा इतना, अब मैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे बिट लॉकर प्रोटेक्टर यूज़ करना है, सो चेक कर लेते हैं। अब देखो ये कमांड है ना? सारी कमांड्स और पासवर्ड कैसे अप्लाई करना है, किस पॉइंट पे माउंट करना है, सब कुछ यहाँ पे बना बनाया है। पावर शेल पे मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया गाइज, यहाँ पे आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को पावर शेल पढ़ना है, डिस्क मैनेजमेंट पूरा पढ़ना है तो सर्वर लेवल पे पूरा मैंने बता रखा है। पावर शेल की पूरी डिटेल प्लेलिस्ट में एक बार जाकर चेक कर लेंगे। बाकी जितनी भी कमांड आप लोगों ने ऑपरेट किया था लाइनेक्स मशीन, सॉरी उस मशीन पर DIR से डायरेक्टरी चेक करने के लिए, है ना, CLS से क्लियर करने के लिए, तो सब कुछ यहाँ पे भी वही देगा। IP कन्फिग या जो कुछ भी है डेट वगैरह से रिलेटेड, तो डेट वगैरह ये बता देगा, एवरीथिंग सारी चीज़ें वही चीज़ काम करेगा। अच्छा कैल वगैरह से कैलकुलेट, कैलेंडर भी बता देगा, ओके नहीं दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमें लगा कि पूरा का पूरा कैल वगैरह आप टॉप टाइप करते हो तो पूरा कैलेंडर वगैरह की डिटेल आ जाती है लिनक्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा तो अभी तो बिल्कुल बेसिक सेटिंग चलती जा रही है। व्हाट इज़ लो लेवल फॉर्मेटिंग? लो लेवल फॉर्मेटिंग गाइज वो फॉर्मेटिंग होती है जब आपके कंप्यूटर सिस्टम, सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं लो लेवल फॉर्मेटिंग के बारे में। लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद हम लोग डिफ्रेगमेंटेशन, यानी कि यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ कमियां होती हैं। जब हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रीड और राइट होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमें ये दोनों ट्रिक यूज़ करना चाहिए। जैसा कि पहला लो लेवल फॉर्मेटिंग है और दूसरा हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। इन दोनों प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना होगा। मैं यहाँ पे MS पेंट की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको पहले दोनों प्रोसेस को यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर पे एक हार्ड डिस्क लगी होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कंप्यूटर पे एक हार्ड डिस्क मैंने ये यूज़ कर लिया और ये जो डिस्क है ये 500 GB का है। ओके, ऐसे ही होता है। 500 GB का कंप्यूटर हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर पे अटैच है। इसमें आपने 4 पार्टीशन बना दिया या 3 पार्टीशन बना दिया। हम सभी लोगों को पता है पहला पार्टीशन C ड्राइव होता है, दूसरा आपने D के लिए बनाया और E के लिए बनाया। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एप्लीकेशंस यूज़ किया, इसके अंदर आपने सॉन्ग्स वगैरह मूवीज़ वगैरह का कलेक्शन बनाया और इसके अंदर आपके विंडोज़ का डेटा है। ओके, ये विंडोज़ का डेटा है। अब क्या होगा, सबसे पहले लो लेवल फॉर्मेटिंग कब जरूरत पड़ती है, या लो लेवल की फॉर्मेटिंग, ये क्वेश्चंस भी मेरे पास आया था कि सर लो लेवल की फॉर्मेटिंग पर वीडियो बनाइए, इसको पूरा समझाइए। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो भी क्वेरी होता है यहाँ पे मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। सो लो लेवल फॉर्मेटिंग तब हमें करनी पड़ती है जैसे आपने 3 साल इस कंप्यूटर को यूज़ किया, 3 साल में बार बार आप इसके अंदर एप्लीकेशन रखते गए, डिलीट करते गए, रखते गए, डिलीट करते गए, सॉन्ग्स वगैरह रखते गए, डिलीट करते गए, विंडोज़ आपने इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया, C ड्राइव तो कभी कभी फॉर्मेट भी कर देते हो आप, लेकिन ये ड्राइव्स फॉर्मेट नहीं होती हैं। तो इनके अंदर क्या आ जाते हैं, आ जाते हैं बग्स। जैसे आपका सिस्टम प्रॉपर अपडेट नहीं होता है या कुछ समय के बाद उसके अंदर बग्स वगैरह बन जाते हैं, वायरस वगैरह का थोड़ा बहुत कलेक्शन होते होते वो चीज़ें नहीं होती, थोड़ी सी मतलब कि वो जैम हो जाती हैं और वो प्रॉपर तरीके से फिर डेटा को रीड राइट नहीं करती। तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक बार हम लोग लो लेवल यानी सबसे मिनिमल जो फाइल सिस्टम होता है उसका यूज करके इसको फॉर्मेट कर दें। जैसा कि फाइल सिस्टम आपको बता दूं, यहाँ पे फैट होता है जो कि बहुत पहले आपने देखा था, फैट 3216 वगैरह भी यूज होता था, लेकिन आज के समय पे हमारे कंप्यूटर पे NTFS और REFS की टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का फाइल सिस्टम है। NTFS वगैरह से भी आगे ये REFS अब आ रहा है। तो अभी तक हम लोग NTFS की टेक्नोलॉजी पर काम करें, REFS वगैरह भी हमारा यूज़ होता है सर्वर वगैरह, या आप फिर से जब नया पार्टीशन स्टार्ट करिए तो REFS पे अपने फाइल सिस्टम को रख सकते हैं। तो जब आप डिस्क को फॉर्मेट करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ पूछी जाती है। जैसे मैं अगर अपने कंप्यूटर पे लेकर चलूँ आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल दिस PC पर मैं आ जाता हूँ यहाँ से, और जैसे मैं ये जो VHD है इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे,
आपका इस तरीके से है और यहाँ पे NTFS है। अभी यहाँ पे सिर्फ NTFS है। अगर हम इसको जैसे 2012 सर्वर वगैरह के लिए विंडोज़ डाले हुए हैं या जो कुछ भी है, तो इसको आप मैनेज कर सकते हो वहाँ से भी, या आप इंटरप्राइज एडिशन यूज़ करिए, वहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं। तो यही हमारा फाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी होता है। तो उसके बाद आपको करना क्या होता है, आपने NTFS पे फॉर्मेट कर दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाई करता है और ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो जब आप इसको लाइनेक्स वगैरह से फॉर्मेट कर देंगे, लो लेवल फॉर्मेटिंग के लिए आपको डेफिनेटली लाइनेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने लाइनेक्स यूज़ किया। लाइनेक्स में भी आपको यूज़ करना है जी पार्टेड। ओके, ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आप जी पार्टेड यूज़ करते हैं तो आप अपनी मशीन को लाइव यूज़ कर पाएंगे। ओके, जी पार्टेड पे अगर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, या मैंने इस पे जी पार्टेड वगैरह पे या डिस्क रिपेयरिंग पर मुझे हार्डवेयर की सीरीज़ में वीडियोस अभी नेक्स्ट वीक तक आनी ही आनी है। तो आप जी पार्टेड कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जब जी पार्टेड आप यूज़ करते हो तो आप अपने ड्राइव को, इसको और इसको EXT पे फॉर्मेट कर सकते हो। EXT 2, 3, 4, ये सब जो फॉर्मेटिंग होती है ये आपके हार्ड डिस्क को कंप्लीट डेप्थ में जाकर फॉर्मेट कर देता है, या आपके डेटा को क्लियर कर देता है, जिसकी वजह से डिस्क पूरी ओपन हो जाती है, मतलब स्पेस ऑक्युपाई आप कर सकते हो और आसानी से उसके अंदर डेटा रीड और राइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि हमारी जो स्पीड होती, सॉरी, हमारा जो हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर जो स्पीड टेक्नोलॉजी वो पहले जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें लो लेवल की फॉर्मेटिंग कुछ समय के बाद जरूर यूज़ कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसके अंदर गाने, मूवी, एप्लीकेशन का कलेक्शन किया है तो उसको कभी फॉर्मेट मत करो। आप जरूर उसको फॉर्मेट कर दिया करो, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी होता है और उसको हमें कर लेना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम प्रॉपर स्पेस के साथ काम कर पाए। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप उसको चाहते नहीं हो कि वो फॉर्मेट हो, या आप उसको नहीं चाहते कि वो डिलीट हो, लो लेवल की फॉर्मेटिंग आप करो। तो इसके लिए आप डीफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। इसके लिए आपको आ जाना पड़ेगा सेटिंग में। जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेटिंग पे आ जाता हूँ। ऑल सेटिंग पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा DEFR, डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज योर डिवाइस, इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो, आपका जो C ड्राइव है, D ड्राइव है, ये जितनी भी ड्राइव्स हैं इनमें से कोई भी एक ड्राइव को सेलेक्ट करो और यहाँ से क्या कर दो, ऑप्टिमाइज कर दो। जैसे मैं C ड्राइव को उठाता हूँ, ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखो ये 67 ट्रिम्ड, ये वो पूरा रनिंग में चलने लगा। अब आपको यहाँ थोड़ा सा भी वेट नहीं, मतलब जरा सा भी वो नहीं करना है, इसको होने देना है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा। ये कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। अब आपने देखा यहाँ से जो डिफ्रेगमेंटेशन था एक का हो गया, ये भी फ्रेगमेंटेड है। तो एक बार एनालाइज भी लगा सकते हो आप, फ्रेगमेंटेड है नहीं है, एनालाइज इसको भी देख सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसको भी देख सकते हो, इसको भी कर दो। तो आपके सिस्टम का जो हार्ड डिस्क है ये प्रॉपर तरीके से डिफ्रेगमेंट हो जाएगा। इसके अंदर जो अनअरेंजमेंट है डेटा का, वो अरेंजमेंट फॉर्म में हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, आप लोगों को ये जरूर यूज कर लेना है। अब बात होती लो लेवल फॉर्मेटिंग के लिए जी पार्टेड कैसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपको आ जाना अपने ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर आपको लिखना है यहाँ पे जी पार्टेड। ओके, जी पार्टेड ISO डाउनलोड, या डाउनलोड एंटर कर देना है। इसके साथ साथ आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैसे RUFUS रूफस डाउनलोड, ये भी मैंने एंटर कर दिया। दोनों वेबसाइट ओपन हो गई। अब जी पार्टेड सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से आने के बाद। अब देखो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड ISO फाइल, बिल्कुल आप इसको क्लिक कर दो और ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये बस स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा ये स्पेस नहीं लेगा, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा। और देखते हैं, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, आपका डाउनलोड जल्दी स्टार्ट हो जाएगा।
देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग 364 MB का है, रूफस सॉफ्टवेयर यहाँ से। अब ये दोनों चीज़ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बूटेबल भी बनाना है। तो बूटेबल बनाने के लिए देखो आईएसओ फाइल आपकी डाउनलोड हो गई, आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे तो जैसे यहाँ पे अबंतु दिखा रहा है, ये इमेज से ही मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे अबंतु दिखा रहा है ऐसे ही आपका मैं इसको और क्लियर वे से आपको समझाता हूँ। ये पूरा मैंने लिया स्पेस। अब देखो यहाँ से आपकी पेन ड्राइव डिटेक्ट हो जाएगी, मतलब जैसे ही आप पेन ड्राइव अपने पीसी पे कनेक्ट करोगे यहाँ पे वो चीज़ दिखने लगेगी। तो आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट हो जाएगी तो पीडी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखो दिया हुआ है बूट सिलेक्शन, क्या चीज़ बूट करना है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट ऑप्शन पे आना है और जो जी पार्टेड का फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका अगर बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉरी मशीन है जो कि ड्यूअल कोर वगैरह है तो आप ये ले लोगे MBR। अगर नया मशीन है तो आप इसी पे जाओगे तो एक जीपीटी, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक जीपीटी ऑप्शन भी मिलेगा। तो जीपीटी सेलेक्ट करके आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करोगे, बोलेगा फॉर्मेट होगा डेटा पेन ड्राइव का, तो बिल्कुल फॉर्मेट कर दो और बूट कर दो। बूट करने के बाद अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दो, वो ऑटोमेटिक आपका सामने जी पार्टेड का एक विंडो पैनल सामने आ जाएगा। जैसे जी पार्टेड का एक इमेज मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आपका ओपन होकर आएगा इमेज ऑप्शन पे। ऐसे देखो पूरा का पूरा ये बेस्ट वो है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ और इसको एक बार ले लेता हूँ स्पेस में। अब देखिए इतना हो जाने के बाद इस तरीके से जब आएगा तो यहाँ पे सारा डिस्क आपका दिखेगा। जैसे ये जी डिस्क है, ये जो है इसके अंदर कितने फाइल फोल्डर सॉरी पार्टीशन बने हुए हैं, अनलोकेटेड स्पेस कितना है। तो जितना भी बग होगा ना यहाँ पे हर एक डिस्क को आप सेलेक्ट करो और यहाँ ऊपर ऑप्शंस दिया होगा, इसको यूज़ करो। या तो इस पर राइट क्लिक करके उसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट करते समय आपसे वो सारे एक्सटेंशन की लिस्ट आ जाएगी, EXT NTFS ये सारी चीज़ें, और उसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये लो लेवल की फॉर्मेटिंग होती है और इसका आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 का जेन्युइन OS अभी यूज़ कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखानी है तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक बताऊंगा। अभी लो लेवल की फॉर्मेटिंग वगैरह हो जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम को समझना है। अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम समझना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं अपने मशीन को टर्न ऑन कर लेता हूँ, जो भी विंडोज़ 10 की मशीन है VMware प्लेयर पर। सो यहाँ पर अकाउंट सेटिंग के लिए यूज़र अकाउंट बनाना कैसे, कैसे डिलीट करना है, कैसे पासवर्ड अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्या होता है, ये सब आपको बता दे रहे हैं। एक छोटा सा थियरी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि जो यूजर्स होता है ना आपका, दो यूजर बेसिकली यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा एक यूजर और होता है जिसको गेस्ट यूजर बोलते हैं, इसका यूज कोई नहीं करता। ये आप अपनी मशीन को एज ए गेस्ट लॉगिन दे सकते हो, कभी भी गेस्ट वगैरह आने पर वो सिंपल कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे और आपके ड्राइव के अंदर जो डेटा होगा बस उसको देख सकते हैं। ओके, बाकी ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल पासवर्ड से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके अलावा यूजर्स जो होते हैं, एक लोकल यूजर होता है जिसको स्टैंडर्ड यूजर बोला जाता है, या एडमिन यूजर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पास फुल पावर होती है, ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, किसी यूजर अकाउंट को डिलीट करना हो, ये सारी चीजें। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास जो होता है ये अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट थोड़ी प्रिविलेज कम होती है, ये सिक्योरिटी रिलेटेड चेंजेस नहीं कर सकता, कंसोल जो सिक्योरिटी के होते हैं उनको मैनेज नहीं कर सकता, किसी यूजर अकाउंट को यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता, एडमिन के डेटा को नहीं एक्सेस कर सकता, ये सारी चीज़ें होती है। बट एडमिन चाहे किसी के यूजर के डेटा, मतलब किसी यूजर का डेटा भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा विंडोज़ 10 का ये कंसोल। आपको यहाँ पे यूज़र अकाउंट मैनेज करने के लिए कंट्रोल पैनल पे आ जाना है। कंट्रोल पैनल के अंदर कंप्लीट सेटिंग आपको मिलती है, लाइक यूज़र अकाउंट्स पे आप आ जाओगे और यूज़र अकाउंट्स यहाँ से क्लिक कर लो। अब इसके अलावा आप देखो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो डेफिनेटली ये कुछ चेंजेस कर सकता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं है। चेंज अकाउंट टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लिक करके अब मान लिया कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, आप इसको स्टैंडर्ड बना सकते हो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को इनेबल करते हो तो।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तो अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो इसके लिए विंडो आर लिखो, LUSRMGR.MSC, एंटर करो। तो आपको लोकल यूज़र मैनेजमेंट कंसोल मिल जाएगा, जहाँ से यूज़र्स पे आकर आप गेस्ट को चाहो तो इनेबल कर सकते हो। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से देखो डिसेबल है। इस पे मैं सेट पासवर्ड करता हूँ और एक पासवर्ड अप्लाई कर देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे 123 पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्लोज करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे आ जाना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद अकाउंट को यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो, तो मैं डिसेबल है तो उसको इनेबल कर देता हूँ और इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैं अपने अकाउंट को लॉग ऑफ करता हूँ, LOGOFF, एंटर मारा, तो हमारा मशीन जैसे ही लॉग ऑफ होगा और जैसे ही लॉग इन करने के लिए पूछेगा तो ये दोनों अकाउंट की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अब देखो, लर्नर से लॉग इन करना है या एडमिनिस्ट्रेटर से, तो अब मैं आ जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपल इतना ही फंडा होता है आपको अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पर आने के लिए। अब देखना कितना कमाल का यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस करने को मिल जाता है और कितना आसानी से आप काफ़ी चेंजेस यहाँ पे यूज़र अकाउंट से रिलेटेड कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे अभी मशीन जो डेस्कटॉप होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो रेडी हो रहा है यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मशीन को शट डाउन नहीं होने देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। हमें यहाँ पे वेट करना है, ये विद इन मिनट आपका पूरा मशीन रेडी करके दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 मिनट तक वेट कर लेते हैं। अब देखो, कोई भी जब आप यूज़र क्रिएट करते हो ना, इस तरीके की सेटिंग्स वगैरह पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, इसको बस इनेबल करके टर्न ऑन कर लेना है। अब देखो सिंपल, जो भी सेटिंग्स आप उसमें किए थे, थीम वगैरह का जो भी सारी चीज़ें थी, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। पर्सनलाइज में आके थीम वगैरह, आइकन वगैरह सेट करना है, जो भी आप कर सकते हो। तो फटाफट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि हमें डेस्कटॉप पे ही सारे आइकन्स वगैरह मिल जाएँ। हमें बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है कि माई कंप्यूटर खोलें फिर हम यहाँ से चीज़ें मैनेज करें। ये हो गया। अब यहाँ से दोबारा से कंट्रोल पैनल के अंदर मैं आ जाता हूँ। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यूज़र अकाउंट की सेटिंग, यूज़र अकाउंट पे आ जाना है और आपको यहाँ से देखो चेंज, सॉरी, मैनेज अनदर अकाउंट, ये क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। अब मैनेज अनदर अकाउंट, अब देखो लर्नर जो है इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक करो। अब देखो क्या चेंजेस देखने को मिला। अभी ये स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज देना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इतना कर लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना होता है। चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक कर देना है और ये आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे अकाउंट को डिलीट करने का ऑप्शन आ जाता है। चेंज अकाउंट नेम चेंज कर सकते हो, चेंज पासवर्ड, यहीं से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो कितना आसान था यहाँ से यूज़र वगैरह का अकाउंट मैनेज करना। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ प्रीवियस डायरेक्टरी पर और ये हमारा है। अभी और एक बार बैक आ जाते हैं, ये हमारा आ गया। ऐड न्यू यूज़र अकाउंट इन पीसी, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो जैसे। और उसके अलावा आप यहाँ पे आकर ऑल सेटिंग ओपन कर लो, एक्सपेंड कर लो। ऑल सेटिंग यहाँ पे दिया होगा, ये भी एक न्यू कंट्रोल पैनल है विंडोज 10 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है अपडेट सर्च प्राइवेसी ऐप अकाउंट्स, अकाउंट्स में आ जाओ और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से भी आप लॉग इन हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि योर इंफॉर्मेशन, ईमेल अकाउंट्स, साइन इन ऑप्शन, अदर यूज़र। साइन इन ऑप्शन पे अगर आप आते हो तो क्या ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप पासवर्ड कैसा लगाना चाहते हैं, पिन पासवर्ड देना चाहते हैं या क्या पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपके डिवाइस वगैरह लगी हुई है तो आप इसको भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती। ईमेल एंड अकाउंट्स में आपको अपना ईमेल और अकाउंट्स मैनेज करने को मिल जाता है, जिसमें आप नया अकाउंट यहाँ से ऐड कर सकते हो और ये सारी चीज़ें। अदर यूज़र में अगर आप आते हो तो क्या देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे लर्नर नाम का अदर यूज़र है, ऐड समवन एल्स टू द पीसी, आप यहाँ से भी एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो
तो आपको ये चीज़ आ जाती है और यहाँ से राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कहीं पे भी न्यू यूज़र यहाँ से बना सकते हो। लेकिन गाइज वेट 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 वेट, अगर आप ईमेल एंड अकाउंट्स पे आ जाते हो तो भी यहाँ पे ऐड अकाउंट की सेटिंग आता है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पैनल मिलता है ना। देखो हर जगह पे कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन होना एक ही चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है ऑनलाइन अकाउंट कोई क्रिएट करना है, आउटलुक का, एक्सचेंज का, या जो कुछ भी है। तो आप यहाँ पे कोई भी अगर अकाउंट जाते हो तो उससे रिलेटेड लॉगिन लॉग आउट कर पाओगे। एडवांस सेटअप पे क्या हमें देखने को मिलता है, ईमेल, एक्सचेंज, इंटरनेट, पीओपी, ये सारे अकाउंट्स आ जाते हैं जो कि ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, लाइव अकाउंट्स होते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ से जाकर बनाओ। आप अदर यूजर वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल पैनल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका यूज कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कंट्रोल पैनल से कंप्लीट सेटिंग दिखा दे रहा हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम कर रहे हो, यूजर से रिलेटेड सारा टास्क आप यहीं से मैनेज करोगे। तो अब आपको यहाँ पे आ जाना है ऐड न्यू यूजर इन द पीसी। अब देखो आ गया यहाँ पे लर्नर, आप कहाँ पे आ गए, अदर यूजर में। अब देखो आपको पहुंचा वहीं पे रहा ये। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है यूजर्स पे, राइट क्लिक करना है, न्यू यूजर पे आ जाना है। यूजर नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो, और उसके बाद फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, डिटेल जो भी देना है दे दो। इसका पासवर्ड यहाँ पे देना चाहे आप दे दो। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगइन, मतलब कि यूजर जैसे ही लॉगिन करेगा उसको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। चलो एक बार यही पॉलिसी देकर हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद क्लोज कर दिया। अब ये देखो हेलो नाम का जो यूजर है एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउन ब्लैक एरो नहीं है तो मतलब एक्टिव है। तो ये हमारा हो जाता है। ओके, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अब यहाँ से एक बार मैं बैक आता हूँ और फिर से मैं यहाँ से मैनेज मैनेज अनदर यूजर अकाउंट आने के बाद देखो एक हेलो करके बन गया, ये लोकल अकाउंट है। अब इस पे आ जाने के बाद चेंज अकाउंट टाइप, अब इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे हाइड था, जो नहीं है यहाँ पे हाइड नहीं है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज ये मिल जाएगी। अच्छा, अब चीज़ कैसे इसको मैनेज करना है, LOGOFF एंटर कर देना, लॉग ऑफ मैंने कर दिया। अब इतना करने के बाद लॉगिन पैनल हमें मिलेगा और जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करके लॉगिन करने जाओगे तो हेलो करके मिल जाएगा। अब हेलो का पासवर्ड 123 मैंने दिया था। इतना करने के बाद जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ये कहेगा यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड। अब देखो यहाँ पे नया पासवर्ड आपको देने को मिल जाएगा। ओके, तो ये सेम चीज़ आप यहाँ से करके लॉगिन कर सकते हो और ये लोकल स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाता है। तो फिर से मैं आ जाता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ लॉगिन करके, क्योंकि मुझे इसी के थ्रू सारी चीज़ें मैनेज करना है, काम करना है। तो ये हो गया। अब आपने अकाउंट सेटिंग देख लिया, अकाउंट सेटिंग में पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा अकाउंट्स लॉगिन नहीं होता या पासवर्ड हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी आप लेजर सॉफ्ट रिकवरी का यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो यूट्यूब अलाउ नहीं करता, अदरवाइज मैं यहाँ पे ज़रूर आप लोगों को बता देता। तो अब देखो क्या हो गया कि यूज़र लॉगिन कर लिया। अब आपको कंट्रोल पैनल पे आना है और जो भी पासवर्ड्स वगैरह जिस भी यूज़र का मैनेज करना है, बस आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड याद रखना है, मैनेज अनदर यूज़र अकाउंट। और जैसे मान लिया हेलो वाले का आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, चेंज पासवर्ड, अकाउंट नेम, जो भी चीज़ें आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इस चेंज पासवर्ड, अकाउंट नेम, डिलीट अकाउंट और ये सारी चीज़ें। अब मैंने मान लिया यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो ये कह रहा है क्या अकाउंट नेम आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, चेंज अकाउंट टाइप और डिलीट यूज़र अकाउंट, यहाँ से मैं जाकर इस अकाउंट को फाइल फोल्डर जो भी ये यूज़ कर रहा है सब कुछ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। तो ये रहा गाइस यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में। बाकी ये कमांड हमेशा याद रखना, LUSR लोकल यूज़र मैनेजमेंट .msc। इस कमांड के थ्रू आप किसी भी यूज़र को कंप्लीट यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे सेट पासवर्ड, यहाँ से अगर आप किसी भी पासवर्ड को मैनेज करते हो तो आपको पुराना पासवर्ड नहीं मांगेगा। ओके, इसकी प्रॉपर्टी में आने के बाद इसको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो और ये सारी चीज़ें। सो गाइज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं जीपीओ के बारे में। गाइज जीपीओ के थ्रू हम लोग पॉलिसी लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर पर और इसके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर होगा वो पॉलिसी के थ्रू काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ
कि मेरा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो यूज़ हो रहा है और मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इंटरनेट चला रहा हूँ। जैसे ये हो गया, सॉरी ये तो कोई भी एक एप्लीकेशन आप उठा सकते हो, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी लोग जानते हो, तो मैं उसी के थ्रू यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अप्लाई करके दिखाऊंगा। या बस यहाँ पे कोई भी नई चीज़ जब यहाँ पे ओपन होती है, नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये बहुत टाइम लेता है। ओके, थोड़ा सा टाइम लेता ही ये। देखो अब ये सब पता नहीं क्या क्या सेटिंग मांगेगा, ये करो वो करो, मतलब जो आप नहीं चाहते वो भी ये कराना चाहेगा। भाई क्यों अकाउंट में बार बार लॉगिन करूँ, या जो भी सारी चीज़ें हैं, कितने अकाउंट्स बनाना पड़ता है एक कंप्यूटर चलाने के लिए, इतने अकाउंट्स मत बनवाओ। तो यहाँ पे मैंने इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखो बिल्कुल इंटरनेट चल रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को, ये मान लिया कि आप चाहते हो जो भी बंदा इस अकाउंट से लॉगिन हो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ ना कर पाए, या मैं यहाँ पे कैल्क डॉट ई एक्सी मतलब कैलकुलेटर ओपन करने के लिए होता है। तो आप चाहते हो कैलकुलेटर या कुछ भी प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स है आप चाहते हो वो ओपन ना होए, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो आपको यूज़ करना पड़ेगा gpedit.msc। ओके, gpedit.msc जब आप यूज़ करोगे, अब देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन मांगने लगा, है ना, मतलब तमाम चीज़ें ये इतना ज़्यादा इरिटेट करता है, मतलब कि मत पूछो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो इतना कर लेने के बाद अब देखो ग्रुप पॉलिसी में आप आ गए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखना, जैसे एक यूजर्स के लिए पॉलिसी दिया है, कंप्यूटर के लिए पॉलिसी दिया है, तो आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, यूजर्स के लिए या कंप्यूटर्स के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलो सबसे पहले हम यूजर्स के लिए आ जाते हैं। अगर या यहाँ पे देखो कंप्यूटर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे आ जाओ, सिस्टम पे आ जाओ, तो यहाँ पे देगा रिस्ट्रिक्ट दीज रिस्ट्रिक्ट द प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम हेल्प, ये सब दिया हुआ है। या डू नॉट, कुछ यहाँ पे डिसेबल करने का ऑप्शन आएगा, मैं एक मिनट देखता हूँ क्या है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में आ जाता है। अगर सिस्टम के अंदर हम आते हैं और देखते हैं कि डू नॉट रन स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन, अगर आप यूजर्स के लिए मैनेज करना चाहते हो तो यूजर के लिए, कंप्यूटर्स के लिए जाना चाहते हो तो कंप्यूटर के लिए देखो सिस्टम के अंदर डू नॉट रन का ऑप्शन नहीं दे रहा है, डोंट रन ऐसा कुछ नहीं दे रहा है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब मान लिया यूजर्स वाले पे आ जाते हैं और सिस्टम वाले पे आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो एप्लीकेशन है वो रन ना हो, या कैलकुलेटर यहाँ पे जो ओपन है ये रन ना हो। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से ही एक्सटेंशन पूछेगा। एक्सटेंशन किसी भी सॉफ्टवेयर का निकालने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक्सटेंशन क्या है, तो इसके इसके एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करेंगे और इसका हम ओपन फाइल लोकेशन पे आ जाएंगे। ओपन फाइल लोकेशन करने के बाद अब इस तरीके से आएगा, इस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी ओपन कर लो और फिर आप यहाँ से देख सकते हो इसका शॉर्टकट एप्लीकेशन प्रोग्राम का नेम क्या है। तो किधर गया, ओपन हुआ या नहीं, अभी नहीं, एक बार फिर से ओपन करते हैं प्रॉपर्टी, आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लास्ट में दिया, आई एक्सप्लोर डॉट ई एक्सी, आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो मैं इसी को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, आई एक्सप्लोर डॉट ई एक्सी तक कॉपी कर लेता हूँ। इतना कर लेने के बाद ऐसे ही कैल्क डॉट ई एक्सी या क्रोम डॉट ई एक्सी ऐसे सारा होता है, इनेबल करना है, शो करना है, और यहाँ आपको उस प्रोग्राम को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे स्लैश भी आ गया है तो मैं इसको हटा देता हूँ। साथ में मैं चाहता हूँ एक और प्रोग्राम ऐड करना कि ये ओपन ना हो, calc.exe। आप अपने कंप्यूटर पे ये सिक्योरिटी अप्लाई करके रख सकते हो और जो भी बंदा आपके कंप्यूटर पे काम करेगा उसको ये प्रॉब्लम आएगी। अब देखो, अब ये काम करता है या नहीं करता है पता नहीं भैया। चलो यहाँ से आ जाते हैं और कैल्क डॉट ई एक्सी एंटर करते हैं, तो ये देगा द ऑपरेशन हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे ना ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज ये एक सिक्योरिटी पार्ट था। जीपीओ का यूज़ करके तमाम तरीके के एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, नेटवर्क से रिलेटेड चाहो तो डेस्कटॉप हाइड कर सकते हो, रिमूव डेस्कटॉप माई कंप्यूटर हाइड कर सकते हो, रिमूव रिसाइकल बिन कर दो,
तमाम तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको हाइड कर सकते हो। मतलब आप कंप्यूटर को हाइड कर दोगे, रिमूव कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, तो आपका कंप्यूटर कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। पेन ड्राइव वगैरह से रिलेटेड कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए आ जाओ सिस्टम पे, और यहाँ से आ जाओ स्टोरेज, रिमूवल स्टोरेज पे, और यहाँ से रिमूव अलाउ, सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक कर दो। तो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल डिवाइस, चाहे हार्ड डिस्क लगाए, कोई पेन ड्राइव लगाए आपके पोर्ट पे, कुछ भी वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो कितना कमाल का ये जीपीयू एडिट का पॉलिसी था, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी आप इसके अंदर जितने भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। दोबारा से मैं ये जो भी चेंजेस यहाँ पे किया हूँ इसको सही करना है तो जीपी एडिट के अंदर दोबारा से आ जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद सिस्टम के अंदर मैंने यहाँ पे डू नॉट रन में कुछ एप्लीकेशंस लगा रखा था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नॉट कन्फिगर कर दूंगा, अप्लाई करके ओके कर दूंगा, और फिर से हम कैलकुलेटर AXE को ओपन करेंगे तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना आपको करना होता है। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब यूज़र एप्लीकेशंस के बाद, सॉरी, रिस्ट्रिक्शंस के बाद, जीपीयू के बाद विंडोज़ 10 अपडेट सेटिंग को लेकर देखते हैं। देखो, विंडोज़ 10 अपडेट सेटिंग एक इतना इंपॉर्टेंट कंसोल है जहाँ से हमें ज़रूर इसको मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे आकर क्लिक करते हो और यहाँ से ऑल सेटिंग पे आ जाते हो, ऑल सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका एक कंट्रोल पैनल सामने आता है, और यहाँ से आपको विंडोज़ अपडेट की सेटिंग मिलती है। ये विंडोज़ अपडेट और सिक्योरिटी पे आप आओगे तो यहाँ से अपडेट ऑप्शन आ जाएगा। इस अपडेट ऑप्शन को ज़रूर आपको डेली चेक करना है। जैसे यहाँ पे देखो पेंडिंग टू इंस्टॉल ये सब दिया हुआ है, तो मेरा अपडेट होता रहता है, और ये सारी चीज़ें अपडेट कर देने से आपका सिस्टम स्मूथ रहेगा, काम करेगा प्रॉपर तरीके से। आप सिस्टम पे सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे, वायरस वगैरह रिमूव होते रहेंगे, और ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। 7 दिन के लिए अपडेट को ऑफ करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हो, और चेंज एक्टिव आवर्स, कब यह ऑफ हो कब ऑन हो ये सब यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बैकअप वगैरह भी दिया हुआ है। बैकअप्स वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैं अभी एक अलग से वीडियो आपको बना देता हूँ कि कैसे बैकअप वगैरह यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपडेट को वहाँ से देख लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर जब तक मैं ना चाहूँ तब तक वो अपडेट को रिसीव ना करे, तो विंडो आर लिखोगे और सर्विसेज, SERVICES, services.msc लिखोगे। ओके, कमांड को ध्यान से देख लेना, services.msc लिखकर आप एंटर करोगे तो सर्विस पैनल के अंदर आप आ जाओगे। जो भी सर्विसेज होती हैं उनको आप यहीं से बंद कर सकते हो। ठीक है, नेट स्टार्ट स्टॉप कमांड से भी इसको सारा मैनेज कर सकते हो, बट वो कमांड से भी थोड़ा सा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए पार्शल का यूज़ करते हुए, तो उस पर मैं बताऊंगा तो बेटर रहेगा। अब सबसे नीचे आपको आ जाना और विंडोज़ अपडेट सेटिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। तो विंडोज़ अपडेट पे आ जाने के बाद देखो रनिंग में है, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से आकर यहाँ से डिसेबल कर दो, स्टॉप करो, अप्लाई करो, ओके करो, और यहाँ से आप बंद कर दो। आपका अपडेट सेटिंग तब तक बंद रहेगा जब तक कि आप खुद ना उसको यहीं से आकर एनेबल करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अपडेट सेटिंग यहाँ से मैंडेटरी होता है और इसको ज़रूर हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, अपडेट सेटिंग के बाद हमारा आ जाता है फायरवॉल। देखो गाइस, फायरवॉल जो होता है क्या होता है, काफ़ी, तो गाइज यहाँ पे कंप्लीट फायरवॉल की सेटिंग को समझते हैं। तो कंप्लीट फायरवॉल के लिए सबसे पहले हम थियरी पार्ट को समझ लेते हैं कि फायरवॉल क्या है और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले जब पता चल जाएगी, सो कंप्लीट यूज़ फायरवॉल का यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फायरवॉल क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि फायरवॉल क्या है और क्यों इसका यूज़ किया जाता है। तो फायरवॉल एक तरीके का सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक यूज़र है और ये कुछ भी इंटरनेट से एक्सेस करता है बाहर से, या बाहर का कोई भी इंटरनेट एक्सेस इसके साथ होता है, तो इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन, इसको जैसे अगर हम खुद एक्सेस कर रहे हैं तो वो आउटबाउंड कनेक्शन हो जाएगा, वो आउटबाउंड में आ जाएगा, और बाहर से अगर कोई हमारे पीसी को एक्सेस कर रहा है तो वो इनकमिंग कनेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो इनकमिंग और आउटबाउंड है, इन दोनों कनेक्शन पे क्या करता है, ये सिक्योरिटी एप्लीकेबल कर देता है, जिसके थ्रू जो भी डेटा का लेन देन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव होती हैं वो फिल्टर होकर होती हैं। तो बोल सकते हैं कि फायरवॉल इज यूज टू फिल्टर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स। ओके, जैसे कि बाहर से कोई मलेशियस एक्टिविटी आपके कंप्यूटर पे हो रही है, या कोई हैकर अटैकर कुछ मालवेयर वगैरह आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कराना चाहता है, जो कुछ भी है, तो फायरवॉल तुरंत उसे डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से हम फायरवॉल के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं कनेक्शन को। फायरवॉल बेसिकली यहाँ पे दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो नॉर्मल ऑन ऑफ करके आप यूज़ कर सकते हो,
और दूसरा, इसके थ्रू रूल क्रिएट कर सकते हो। जब आप रूल क्रिएट करोगे तो किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हो इंटरनेट एक्सेस से या जो कुछ भी है। बाकी आप ऑन ऑफ करके अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। तो मैं कंट्रोल लिखकर कंट्रोल पैनल ओपन कर लूंगा और सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से विंडोज डिफेंडर फायरवॉल मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर यहाँ पे आप टर्न ऑन ऑफ फीचर में आ जाते हैं तो यहाँ से देखो टर्न ऑफ करके मैंने ब्लॉक कर रखा है। तो डेफिनेटली आपको ये कंसोल जरूर अलाउ कर देना है, टर्न ऑफ नहीं होना चाहिए, टर्न ऑन करके, सॉरी, टर्न ऑन करके आपको इसको ब्लॉक कनेक्शन अलाउ कर देना है। इतना करके आप सेव कर देंगे। आपके कंप्यूटर पे जो भी एक्टिविटी चल रही है वो सब सिक्योर वे से होगी। आपके कंप्यूटर पे कोई मालवेयर वायरस इस तरीके से एक्टिवेट होगा अगर इंटरनेट का यूज करके, तो तुरंत फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी हमें मिल जाती है, और सिक्योरिटी मिल जाने से क्या होता है कि हमारा डेटा कंप्लीट सिक्योर रहता है और हम आसानी से अपने डेटा को सिक्योर करते हैं। बट एडवांस सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एडवांस सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन मिल जाता है, मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन में जैसे अभी फिलहाल में अगर मैं दिखाऊं इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखो मेरा इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। देखिए यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। मैं चाहता हूँ इस एप्लीकेशन को फायरवॉल के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करना, तो डेफिनेटली मुझे आना पड़ेगा आउटबाउंड कनेक्शन पे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आउटबाउंड पे आकर। जैसे अब यहाँ पे देखिए आउटबाउंड पे हम आ गए और इस पे राइट क्लिक करना है, न्यू रूल क्रिएट करना है। जब आप न्यू रूल क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम मिलेगा, पोर्ट मिलेगा, प्रीडिफाइंड और जो भी है। तो मुझे यहाँ पे कस्टम लेना है क्योंकि मैं कस्टमाइज सेटिंग चाहता हूँ। नेक्स्ट करना है दिस प्रोग्राम, मतलब क्या प्रोग्राम पाथ है उसको अलाउ करो। तो ब्राउज मैं कर लेता हूँ और जो प्रोग्राम पाथ है वो देखो x86 यानी सी ड्राइव के अंदर आपको आ जाना है, x86 के अंदर आ जाना है। और यहाँ पे देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसका ये जो पाथ है इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करके नेक्स्ट करोगे और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग है वही रहने देना है। नेक्स्ट करके ब्लॉक कनेक्शन अलाउ कर देना है और यहाँ पे एक नाम दे देना है। जैसे मैं एच करके नाम दे देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, फायरवॉल तुरंत इसको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से हम आउटबाउंड लगाकर अपने साइट के नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को या कोई भी प्रोटोकॉल को सिक्योर कर सकते हैं। और इस तरीके से काम होता है। आप यहाँ पर न्यू रूल क्रिएट करते समय पोर्ट को भी ब्लॉक कर सकते हो या जो भी कस्टम डिफाइंड रूल है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सारे प्रोग्राम को ब्लॉक करना है ब्लॉक कर दो, और जैसा भी चाहिए आप वैसा अप्लाई कर सकते हैं। कितना आसानी से आपने इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पे एच करके जो सेटिंग था उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक एच करके मैंने बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो गाइज मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे डिलीट करने के बाद यहाँ से आपको जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपका इंटरनेट चल जाएगा। तो ये रहा फायरवॉल का एडवांस और बेसिक रूल। आपने देखा कैसे हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर ले रहे हैं फायरवॉल का यूज़ करके, और कितना इम्पोर्टेंट, मतलब हम अपनी इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गाइज, यहाँ पर आने के बाद फायरवॉल के बाद विंडोज़ सेटिंग। तो फायरवॉल के बाद विंडोज़ मशीन को फास्ट कैसे करेंगे। फास्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो मैं टिप फॉलो कर रहा हूँ सेम वही चीज़ आपको करना है। तो यहाँ पे 4-5 ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर मशीन को फास्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कि सबसे पहला ऑप्शन विंडो आर प्रेस करो और यहाँ पे लिखो RECENT, रिसेंट, और एंटर मारो। रिसेंट एंटर करने के बाद जितना भी यहाँ पे एप्लीकेशन आता है ये सब आप सभी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करो, और सभी को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके। अब डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से विंडो आर प्रेस करता हूँ और आर प्रेस करने के बाद TEMP लिखकर एंटर करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल A प्रेस करता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। जो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं दैट्स गुड, कि अच्छी है। जो चीज़ डिलीट नहीं होती उसको आपको फोर्स नहीं करना है। क्लोज कर देंगे आप। उसके बाद आपको परसेंटेज टेम्प लिखना है, शिफ्ट के साथ परसेंटेज टेम्प लिखोगे और एंटर मार दोगे। परसेंटेज टेम्प का कंप्लीट डेटा आप यहाँ से डिलीट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया ये।
अब सारा डेटा, ये जो टेम्परेरी फाइल्स वगैरह है, देखो पता नहीं क्या क्या है, ये स्क्रीनशॉट्स एंड पता नहीं क्या क्या है, ये सब डिलीट होगा, और जो चीज़ डिलीट नहीं होगा उसको आप स्किप करके छोड़ दोगे। इतना कर लेने के बाद आपको कुछ और सेटिंग्स को फॉलो करना है, जैसे विंडो आर रिसेंट टेम्प, ये सब हो गया। अब उसके बाद आपको आ जाना है अपने कंट्रोल पैनल के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद ऑल सेटिंग आप यहाँ पे ले लोगे। ऑल सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे STORAGE स्टोरेज, और यहाँ से आप लिखोगे टर्न ऑन स्टोरेज सेंस। तो आपके कंप्यूटर पे ये स्टोरेज सेंस क्या करेगा, टेम्परेरी डेटा जो भी होगा स्कैन करेगा। यहाँ से टेम्परेरी फाइल पे क्लिक कर लेना है और ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। स्कैन करके वो सब डंप फाइल, बग्स वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो क्रिएट करने वाली फाइल्स हैं, रिसेंट फाइल्स हैं, है ना, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, उन सबको स्कैन करके आपको दे देगा। याद रहे, रिसाइकल बिन वगैरह भी आप ले ले, तो डाउनलोड को अगर डिलीट करना, डाउनलोड के अंदर से सब डिलीट हो जाएगा। अगर उसको छोड़ देना है तो छोड़ दो आप। उसके बाद ऑफलाइन वेब पेजेस, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, टेम्परेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल, ये सब मैंने सेलेक्ट करा और रिमूव फाइल पे क्लिक कर दिया, सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड को छोड़कर। तो देखो मेरा डेटा जितना भी था, यहाँ पे बहुत सारा डेटा था, ये क्लीन हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर का स्पेस भी बचेगा और हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो होगी फास्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने विंडोज़ कंप्यूटर को अपडेट कर लेना है, और साथ में अपडेट करने के साथ साथ आपको अपने जो भी मतलब कि फाइल फोल्डर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। और एंटीवायरस वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा, और ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्लीनअप हो रहा है। क्लीनअप में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये जल्दी ही आपको क्लीन करके चीज़ें दे देगा। सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब आपके मशीन को आप यूज़ करोगे तो काफ़ी स्मूथ चलते नज़र आएगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात करते हैं विंडोज़ 10 मशीन फास्ट कैसे करते हैं। बस ये ट्रिक था, अपडेट वगैरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग इन विंडोज़ 10, सबसे मेन बात होती है नेटवर्क सेटिंग का। नेटवर्क सेटिंग में क्या होता है कि आप आईपी वगैरह को यहाँ पे चेक करते हो और उसको मैनेज करते हो। आईपी वगैरह चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो नहीं, बट आपको सारी कमांड एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा CMD, और CMD पे मैं अगर लिखता हूँ मुझे मेरी आईपी पता करना है, तो आईपी कन्फिग और एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस दिखा देगा। ड्यू टू सिक्योरिटी मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा सकता। जब यहाँ पे आईपी डिस्प्ले हो जाएगी और किसी भी टारगेट कंप्यूटर से आप रिप्लाई लेना चाहते हो, तो पिंग लिखकर आप, जैसे मान लिया 127.0.0.1, ये हमारा एक टारगेट कंप्यूटर है, इसको मुझे रिप्लाई लेना है। तो यहाँ पे देखो रिप्लाई आ रहा है, TTL करके आए तो मतलब रिप्लाई आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे TTL रिप्लाई आ रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, आगे आईपी एड्रेस को कन्फिगर करना है। आईपी एड्रेस कन्फिगर करने के लिए आपको सिंपल एक शॉर्टकट कमांड में बता रहा हूँ, विंडोज आर लिखना है ncpa.cpl। तो ncpa.cpl लिखकर जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस ईथरनेट पे देना चाहता हूँ, तो आईपी वर्जन 4 पे मैं आ जाऊँगा, और आईपी वर्जन 4 यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में आ जाऊँगा, और जो आईपी मुझे देना होगा, जैसे मैं 10 की रेंज में आईपी देना चाहता हूँ, जो भी आपके नेटवर्क में आईपी होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आईपी के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डोंट वरी, आप ये वीडियो सीरीज पूरा देखने के बाद मेरे चैनल पर आएंगे। चैनल पर आने के बाद आपको यहाँ पे जो मेरा ये चैनल है, इस पे आ जाओगे, और वीडियोस में आने के बाद जो नेटवर्किंग का कंप्लीट सीरीज मैंने आपको लास्ट टाइम बना के दिया था, कंप्यूटर नेटवर्किंग, 4.5 घंटे की वीडियो है। आईपी एड्रेस से लेके हर चीज़ का आप मास्टर हो जाओगे, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे समझ पाओगे। ओके, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा के रखो और ऑल पे प्रेस करके रखो। ऐसा करने से आपको जो भी अपडेट हमारे चैनल पर होएगा वो सब आपको मिलता रहेगा। देखा कितना आसानी से आप आईपी वगैरह के बारे में सीख जाओगे। गेटवे में आप अपने राउटर मॉडेम की आईपी ऐड कर दोगे और आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो डीएनएस प्रीफर्ड और अल्टरनेट इंक्वायरी है, ये आपको आईएसपी से जब इंटरनेट कनेक्शन परचेज करते हो तो उससे डिटेल आप ले सकते हो। उसके बाद आप इसको ओके कर दोगे, सेव करके आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेटवर्क सेटिंग में बस ये सारी चीज़ें थी। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्कवरी पॉइंट को लेके, कि अगर कंट्रोल पैनल में आप आ जाते हो और सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सॉरी, नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, एडवांस डिस्कवरी ऑप्शन, ये वाला, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टर्न ऑन
और टर्न ऑन, ये सब मैंने ऑफ कर रखा है। ऑफ इसलिए कर रखा है यहाँ पे कि हमारा नेटवर्क, अगर मतलब हमारा कंप्यूटर कुछ भी शेयर किया हुआ है, चाहे वो फाइल हो, फोल्डर हो, प्रिंटर हो, कुछ भी, तो वो नेटवर्क के अंदर किसी को डिस्कवर ना हो, ऐसा ऑफ कर दिया है मैंने, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। अब मान लिया कि ये चीज़ मैं ऑन कर देता हूँ, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो आईपी एड्रेस से किसी से भी एक्सेस हो जाएगा, और यूज़र नेम पासवर्ड से। तो ये चीज़ सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। इन सारी सभी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, ऑफ करके रखना चाहिए। जब हमें लगे कि हमें शेयरिंग पॉइंट को इनेबल करना है, तो हम इन सबको डिस्कवरी पॉइंट को ऑफ कर सकते ऑन कर सकते हैं। ऑन कर देने से आपका जो कंप्यूटर है नेटवर्क के अदर डिवाइसेस के साथ डिस्कवर होना स्टार्ट हो जाएगा, और इजिली अदर डिवाइसेस हमारे इस कंप्यूटर मशीन को एक्सेस कर सकती हैं, और फिर इसके जो भी शेयर्ड डेटा होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बताना ज़रूरी था। डिस्कवरी पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हाउ टू यूज़ प्रिंटर इन विंडोज़ 10, प्रिंटर कैसे यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 में, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले प्रिंटर क्या है। प्रिंटर में क्या होता है कि हम लोग प्रिंट कमांड देते हैं और वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। विंडो आर कंट्रोल पैनल आ जाओ, और आपका जो प्रिंटर है उसका ड्राइवर सबसे पहले इंस्टॉल कर दो। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद प्रिंटर को यूएसबी केबल से कनेक्ट कर देते हो, और आपको जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है प्रेजेंट टाइम में, जो है कंट्रोल पी कमांड प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ये प्रिंट कमांड मांग लेगा। जो भी प्रिंटर होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे प्रिंटर डिटेल। तुम्हारे पे ये कुछ प्रिंटर्स मतलब डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड है, ये सारी चीज़। एचपी का प्रिंटर है तो एचपी को सेलेक्ट करोगे, कैनन का है या वट एवर जो भी है उसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट कमांड दोगे, प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गाइज वेट 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 वेट, अगर आपको प्रिंटर शेयर करना है तो कैसे आप पता करोगे, या कैसे अपने कंप्यूटर पे शेयर करोगे। तो इसके लिए कंट्रोल पैनल में आ जाओ, और हार्डवेयर एंड साउंड में आ जाओ। इसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर पे आ जाओ। इसके बाद आपको आ जाना है, जैसे ये सारे प्रिंटर लगे हुए हैं, जैसे अभी मेरा ये जो प्रिंटर है वन नोट का, वन नोट फॉर विंडोज 10, इसको मुझे शेयर करना है। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, इसके प्रॉपर्टी पे आ जाऊंगा, ये प्रिंटर प्रॉपर्टी नॉट ये प्रॉपर्टी, प्रिंटर प्रॉपर्टी पे, और शेयरिंग पे आ जाऊंगा। अभी यहाँ पे शेयरिंग ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा कोई फिजिकल प्रिंटर नहीं है, ये बस एक वर्चुअली ऐड था इस पे, तो ये है। उसके बाद शेयरिंग, जैसे यहाँ पे शेयर दिस प्रिंटर कर लोगे आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन से प्रिंटर पे शेयरिंग इनेबल है। इस पे भी नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है वन नोट वाला, ये इसको चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, और शेयर दिस प्रिंटर, किस नाम से शेयर करना है मैं इसको शेयर कर देता हूँ, ऑल प्रिंटिंग, ऑल प्रिंटिंग नाम से मैंने शेयर कर दिया। अब अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। अब इतना बस कर देना है। दूसरे कंप्यूटर पर जैसा आपने फोल्डर एक्सेस किया था वैसे ही आपको जाना है, और यहाँ पे जैसे मैं विंडो आर लिखता हूँ, विंडो आर लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डबल बैकवर्ड स्लैश, और अपने कंप्यूटर का आईपी, जैसे मेरा जो आईपी एड्रेस है 127.0.0.1 है, तो मैं इसको, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया। अब इस आईपी को जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो ऑल प्रिंटिंग आ जाएगा। किसी भी मशीन पे आप ये चीज़ फॉलो करोगे ये एक्सेस हो जाएगा, और इस पे जैसे ही आप ओपन करोगे इसका ड्राइवर भी उस प्रिंटर उस मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आप जब प्रिंट कमांड दोगे, जैसे इसको मैं प्रिंट कमांड फिर से देता हूँ कंट्रोल पी, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वन नोट का प्रिंटर रेडी है। ओके, अब यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। अच्छा, ये तो मेरा डॉक फाइल रहा। चलो एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बनाकर प्रिंट कमांड देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, तो टेक्स्ट फाइल के लिए ये आ गया, और मैंने एच एच करके फाइल बनाया और ओके किया, और मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया, एंटर किया। अब देखो यहाँ पे वन नोट शेयर जो है ये चीज़ यहाँ पे दिखा देगा, जितने प्रिंटर हैं सब यहाँ पे ऐसे करके आप चेक करोगे दिखा देगा। ओके, तो वन नोट आपका था, इस पे प्रिंट कमांड दे देना है। तो किसी भी क्लाइंट से आप जाकर इस तरीके से कमांड देकर उसको यूज़ कर सकते हो, और प्रिंट कमांड दे सकते हो। तो प्रिंटर शेयरिंग का यहाँ पे आप आसानी से काम डन कर सकते हो। फाइल फोल्डर शेयरिंग में मैंने आपको बताया कि कैसे फाइल फोल्डर को शेयर करना होता है। ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है इससे पहले के कॉन्सेप्ट में। बाकी यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। अगर पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक आप चाहते हो, मिस हो गया है जो कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट करके मेरे को बताना। मैं ज़रूर उससे रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे बात होती है कि अब विंडोज़ 10 में एक कंपनी के अंदर
कैसे यूज करना होता है या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करूंगा और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बहुत ध्यान से समझना, ये प्रिपरेशन है, समझ लो कि कंप्लीट पढ़ने के बाद हमें उन कौन कौन से पॉइंट को फोकस करना है जो हमें कंपनी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सबसे पहला इंस्टॉलेशन आपको याद रखना है। इंस्टॉलेशन में आपको बूट बनाने आना चाहिए और ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद पार्टीशन, PARTITION, पार्टीशन। पार्टीशन के बाद पार्टीशन, अभी आपने देखा यहाँ पे कि पार्टीशन मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं कि कैसे मैनेज करना है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप पार्टीशन को मैनेज करना चाहते हो तो कोई भी एक मशीन को ऑन कर लो। मैं यहाँ पे VMware पे चल के आपको पार्टीशन मैनेज करना भी दिखा देता हूँ कंप्लीट, ताकि आप इजिली समझ जाओ कि हाँ कैसे काम होता है। तो मैं यहाँ पे एक और डिस्क ऐड कर लेता हूँ। अभी तो मैं वर्चुअल मशीन पे हूँ, तो चलते सिस्टम पे भी डिस्क वगैरह ऐड कर सकता हूँ। तो हार्ड डिस्क मैंने सेलेक्ट किया, इसका जी, और जो कुछ भी है मैं यहाँ पे 20 GB का, या मैं यहाँ पे 15 GB का एक डिस्क ऐड कर दिया और ये चीज़ फिनिश कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर पार्टीशन मैनेज करने के लिए क्या क्या करना होगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल ओपन करो, या तो फिर डायरेक्ट एक कमांड है DISKMGMT.MSC, ओके, डिस्क मैनेजमेंट की कमांड है। इसको क्लिक करके, मतलब टाइप करके आप ओपन करो, और यहाँ पे आपको डिस्क स्टोरेज कंप्लीट खुल के आ जाएगा। ये आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट है। आपके कंप्यूटर पे जितनी भी हार्ड डिस्क लगी होंगी, जितने भी पार्टीशन बने होंगे, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। तो हमारे कंप्यूटर पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक CD DVD रोम दिखा रहा है, और ये सारी चीज़ें, ओके। जो डिस्क जीरो है ये क्या है, अभी अनलोकेटेड है। और डिस्क वन जो है, इसके अंदर हमारा C ड्राइव है और इसके अंदर हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे अगर एक डिस्क देखूँ तो 15 GB हमारा फ्री स्पेस है। इस पे अगर एक नया पार्टीशन बनाना है तो आप राइट क्लिक करो, न्यू सिंपल वॉल्यूम। अब 15 GB का जो स्पेस है, इसमें से कितना स्पेस का वॉल्यूम बनाना चाहते हो। जैसे 10 GB बनाना है तो 10,000 MB मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, सॉरी एक कम। उसके बाद नेक्स्ट करना है, किस नाम से वॉल्यूम नेम देना चाहते हो, ई नाम से। जैसे माई कंप्यूटर आप ओपन करिए तो अभी यहाँ पे दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ C ड्राइव, ओके। तो आप यहाँ पे D ड्राइव या E ड्राइव जो भी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। D ड्राइव इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो D ड्राइव बनी हुई है, तो E दे रहा है, E को बना दो। और यहाँ से NTFS या FAT32 आप जो भी सिलेक्ट कर लो, सबसे लेटेस्ट NTFS है, बेस्ट है, इसी को सिलेक्ट करके फिनिश कर दो। तो आपका इसमें से 10 GB का पार्टीशन एक बन जाएगा। अब देखो बन गया, और यहाँ पे ई ड्राइव आ गया। अब डेटा आप रख सकते हो। अगर मान लिया हमारे पास ये अनलोकेटेड स्पेस है तो हम इस ड्राइव के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम इस पे राइट क्लिक करें और श्रिंक करें या एक्सटेंड, श्रिंक करने से स्पेस कम होगा, एक्सटेंड करने से बढ़ेगा। श्रिंक करने के लिए आपके पास फ्री स्पेस इसमें होना चाहिए, एक्सटेंड करने के लिए आपके पास फ्री स्पेस अनलोकेटेड में होना चाहिए, ओके। तो जैसे हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि 5 GB का स्पेस अभी आप बढ़ा सकते हो। 5 GB मैंने ये एक्सपेंड कर दिया। अब देखो ये 14 GB का हो गया। दोबारा से श्रिंक करके दिखाता हूँ, श्रिंक किया मैंने, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 5 GB इसके अंदर से स्पेस मुझे को वापस मिल जाए। तो 5000 मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और श्रिंक कर दूंगा, तो ये दोबारा से 5 GB मुझे निकाल के वापस दे देगा। इस तरीके से हम लोग चाहें तो इसका एक अलग से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपका क्वेश्चन ये आता होगा, क्या हम C ड्राइव से वॉल्यूम को श्रिंक कर सकते हैं। C ड्राइव 19 GB का है, और इसको प्रॉपर्टी अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये यूज स्पेस 13 GB है, फ्री स्पेस 6 GB है, तो 2 GB मैं चाहता हूँ निकालना, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप राइट क्लिक करो, श्रिंक करो, और यहाँ से 2 GB का स्पेस आप काउंट कर लो, 2000 MB आप यहाँ से माइनस कर दो। तो अभी ये एनालाइज कर रहा है। कुछ ज़्यादा ही देर तक एनालाइज करने लगा।
तो एग्जामिन कर रहा होगा कोई प्रॉब्लम ना हो सी ड्राइव के अंदर ये, और क्योंकि उसके अंदर बूटेबल मीडिया भी है। वैसे सी ड्राइव से कोशिश करो ना निकालो आप लोग, अदर अदर हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ कर लो, पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करो। ऐसा होता है 6 GB का यहाँ पे स्पेस है, 2 GB मैं देखो आउट कर दिया, 2000 MB और श्रिंक कर दिया। अब यहाँ पे अनलोकेटेड में 2 GB आ जाएगा। ओके, आ गया। अब इसका एक नया स्पेस वॉल्यूम क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर लो। देखो फटाफट, ये देखो मैंने क्रिएट कर दिया। ये हमारा 2 GB का एक वॉल्यूम बन गया जी ड्राइव नाम से। तो आपको स्टोरेज मैनेजमेंट भी आ गया और ये सारी चीज़ें। अब एक बार फिर से मैं आपको अपने मेन मशीन पर लेकर चलता हूँ। पार्टीशन आपने देख लिया, यूज़र अकाउंट की सेटिंग आपको आनी चाहिए, आईपी वगैरह जो मतलब नेटवर्क सेटिंग जो जहाँ से आईपी देते हैं वो आपको आना चाहिए। और मेन चीज़ होता है कंपनी के अंदर कभी कभी ये बोला जाता है कि आप सर्वर को ज्वाइन करो। सर्वर को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर पे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे आ जाओगे। ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे आने के बाद आपको यहाँ से क्या कर लेना है, ये कुछ और ओपन हो रहा है। माई कंप्यूटर, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करो। एडवांस सिस्टम सेटिंग, और ये कुछ डिफरेंट आ गया है। ये पहले इस तरीके से कुछ नहीं आ रहा था, बट अभी चेंज हो चुका है। तो आपको कंप्यूटर नेम पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से देखो ये सेटिंग कुछ बदल गई है, मैं भी अभी इसको देख रहा हूँ। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग, पहले यहीं पे एडवांस सिस्टम सेटिंग आ जाता था। जैसे अगर मैं अपने इस मशीन पर दिखाऊं तो माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे क्या देगा, चेंज सेटिंग, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा चेंज सेटिंग, यहाँ से ये चीज़ ओपन होके आती है। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग, उसके बाद कंप्यूटर नेम, और यहाँ से चेंज करना है। और यहाँ से डोमेन का नाम, जैसे मान लिया कि जो सर्वर है आपका वो xyz.com है, तो xyz.com मैंने यहाँ पे मेंशन किया। और xyz.com मेंशन करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, अगर ये डोमेन अवेलेबल है तो उसका जो सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो दे देंगे और आसानी से आप ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये भी सेटिंग हमें पता होना चाहिए जो कि बेस्ट होता है। तो वर्क ग्रुप टू डोमेन ज्वाइन करना इसको बोलते हैं। तो ये वर्क ग्रुप टू डोमेन हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे फायरवॉल का भी सेटिंग याद रखना है। स्टोरेज आपको पता होना चाहिए, कैसे स्टोरेज वगैरह मैनेज करना होता है, अपडेट सेटिंग वगैरह, मतलब ओवरऑल जितना भी आपको चीज़ें बताई गई हैं, शेयरिंग वगैरह हुआ, कमांड लाइन वगैरह हुआ, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो विंडोज़ में बस इतना ही है, बाकी कोई भी डाउट होता तो कमेंट करके बताएंगे। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वन वीडियो की सीरीज़ में आगे काफ़ी एडवांस लेवल के कुछ वीडियोस आने वाले, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, अदरवाइज़ वो जो एक्साइटनेस होती है ना वो हट जाएगी। तो आगे और भी इससे वन वीडियो की सीरीज़, इससे बड़ी बड़े वीडियोस मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।